मैं दो चार बातें ऐसी बताना चाहता हूँ जो आपकी जिंदगी के बहुत काम की हैं, आयुर्वेद से बाहर की हैं, जिसकी जो अब तक मैंने बताई है। मैं ये जानकारी ये देना चाहता हूँ, शायद आपने सुनी ही होगी कि दुनिया में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं सब में थोड़ी थोड़ी कहीं न कहीं कोई कमी है या उनकी सीमाएं खुली हैं। पूरी टोटलिटी में पूरी कंप्लीट सब आइडियल ऐसी कोई चिकित्सा पद्धति अभी रह नहीं पाई। शायद आज से 3000 साल पहले आयुर्वेद रहा होगा, लेकिन आयुर्वेद की आज की सीमा में आज के हिसाब से कुछ लिमिटेशन आ गई। जैसे मैंने कहा स्वर्ण भर आयुर्वेद की दवा हरेक के बस का नहीं, तो वहां पे लिमिटेशन। किसी से कहूँ मोदी दृष्टि ले लो तो सबसे बस की नहीं है, महंगी चीजें हैं। तो बहुत सारी महंगी चीजें जो दवाएं के रूप में दवाओं के रूप में वो मैं बताता नहीं। मैं मानता हूँ कि वो आयुर्वेद की आज के हिसाब से सीमा है। उन दृष्टि से उनसे भी बेहतर विकल्प मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अगर किसी को कुत्ते ने काट दिया, अब मैं आयुर्वेद में उसका इलाज करूंगा तो समय बहुत लगेगा। ऐसा मान लो कि कम से कम 15 दिन से 21 दिन तक का समय लग जाएगा, और जितनी दवाएं उसको खिलानी पड़ेगी उसमें खर्चा और उसका बजट बहुत बढ़ जाएगा। और इसी इलाज को आप अगर एलोपैथी में कराएंगे तो वो इंजेक्शन जो लगाएंगे वो इतने तकलीफ देने वाले हैं कि बेचारा कुत्ते के काटे के दर्द से इतना तकलीफ नहीं पाता है जितना वो इंजेक्शन के दर्द से पाता है। और महंगा इतना है कि गरीब आदमी के बस का नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए सांप ने काट दिया किसी को, अब सांप ने काट दिया तो फिर वही समस्या है। मैं अगर आयुर्वेद में आपका इलाज करूंगा तो समय भी जाता है, और ये सब सेंसिटिव केस है, इनमें ज्यादा समय का बीतना पेशेंट के लिए हर दिन मौत के नजदीक जाना। तो मैं ऐसे केसेस जिनको मैं मानता हूँ कि बहुत संवेदनशील है, मैं खुद उनको आयुर्वेद का ट्रीटमेंट नहीं देता कभी। उनके लिए मैं होम्योपैथी में काम करता हूँ, और होम्योपैथी के बारे में मैं ये कहूँ कि उसमें रिजल्ट इस तरह के केसेस के बहुत फास्ट है। शायद 3 दवाई देनी पड़ती है, हमें 3 खुराक देनी पड़ती है, उसमें में सब ठीक हो जाए। और वो एक दिन का ही खेल है। एक दिन ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में कितना भी जहरीला सांप काटे, कितने भी खराब कुत्ते ने आपको काटा हो, बिच्छू ने डंक मार दिया आपको, कितना भी खराब बिच्छू रहे और उसका डंक आपको लग गया, ये सब एक दिन में ही होम्योपैथी आपको ठीक कर देती है, बिना इंजेक्शन लगाए, बिना कोई काढ़ा पिए, बिना ज्यादा आपको कोई तकलीफ दिए हो। तो वो भी मैं आपको जोड़ देता हूँ इसमें, तो आप लिख लीजिए। कभी भी किसी को कुत्ते ने काट दिया, जो आजकल बहुत सामान्य बात हो गई, वो कुत्ता पागल रहे या पागल ना रहे, वो घरेलू हो घरेलू ना रहे, मन में तो डर बैठ जाए। हालांकि ऐसा है कि जो कुत्ता घर में रहता है उसके काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि वो वही खाता है जो आप खाते हैं, आपके अलग वो कुछ नहीं खाता है। तो आपके शरीर में उसके रोगाणुओं से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज हैं, जो कि आप हमेशा उसके नजदीक रहते हैं, वो आपको चाटता भी रहता है। तो ये तो सब सामान्य है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में डर इतना होता है कि कुत्ते ने काट लिया तो जाएंगे जरूर डॉक्टर के पास, और फिर वो लगवाएगा 24 इंजेक्शन या 14 इंजेक्शन, और वो सब हजारों रुपए का खेल। आपको मैं एक सीधी सरल और बहुत प्रभावी दवा का नाम लिखा देता हूँ, आप उसको लिख लीजिए, हमेशा इसको घर में रखिए। 5 रुपए की दवा आती है और 100 आदमी उसमें ठीक हो जाए, इससे सस्ता कोई इलाज नहीं है। दवा का नाम है हाइड्रोफोबिनम। मैं इसमें भी बोलता हूँ HYDRO, HYDRO, फिर उसके बाद PHO, P फॉर पैरेंट, PHO, BI, ये भी वाला भी BINUM, हाइड्रोफोबिनम, ये दवा है। HYDRO, PHO, BINUM, हाइड्रोफोबिनम। इस दवा के नाम के आगे 200 नंबर लिख लो, 200, 200, ये 200 इसकी पोटेंसी है। ये दवा है हाइड्रोफोबिनम, होम्योपैथी की दवा है, हाइड्रोफोबिनम 200। पूरा नाम इस दवा का है हाइड्रोफोबिनम 200। कहाँ मिलेगी? किसी भी होम्योपैथी की दुकान में मिलेगी, किसी भी होम्योपैथी की दुकान में मिलेगी। कितनी लेनी है? 5 मिलीलीटर ले लेना, सबसे कम इतनी ही लेते हैं वो, 5 मिलीलीटर ले लेना और शीशी में भर के रखना। इस शीशी को कभी भी
फ्रिज में नहीं रखना और धूप में नहीं रखना। घर में ऐसे स्थान में रखना जहाँ धूप नहीं आती, सूरज का प्रकाश नहीं आता, और फ्रिज भी ना हो इसके नजदीक, थोड़ा दूरी से रखना। ये दवा है। अब जिसको भी कुत्ते ने काट लिया, ये दवा लेना लिक्विड फॉर्म है। होम्योपैथी की दवा दो तरह से मिलती है, तो वो गोलियों में डाल के देते तो उससे कहना वो नहीं चलेगा। हमें सीधे देखो, इसको कहते हैं डाइल्यूशन, लिक्विड फॉर्म को कहते हैं डाइल्यूशन। तो हाइड्रोकोबियम लेना है 200 पोटेंशियल, 200 बस। अब इस दवा की एक बूंद जीभ पर डालनी है जिसको कुत्ते ने काटा, एक बूंद जीभ पर सवेरे डाल दो। और आप देख रहे हैं कुत्ते ने काटा है, बहुत तेज खून निकल रहा है और वो बेचारा परेशान है, तो इस दवा को आधा घंटे में 3 बार बीच में डालना। एक बूंद, फिर आधा घंटे बाद एक बूंद, फिर आधा घंटे बाद एक बूंद, बस। उसके बाद आप भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। उस आदमी की जिंदगी में कभी भी कोई संभावना नहीं है कि रेबीज हो जाए। कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है उसका नाम है रेबीज, कभी नहीं होगी, वो नहीं। एक बूंद आधा घंटे बाद एक बूंद, आधा घंटे बाद एक बूंद, बस भूल जाइए। उसके बाद 3 बूंद डालनी है, जीभ पे डालनी है। ठीक है, अच्छा। अब इसमें नियम पर कितना ही है, जितना जल्दी डालेंगे उतना अच्छा। अभी काटा अभी डालिए तो बहुत जल्दी ठीक हो, लेकिन अगर देर में डालेंगे तो भी दवा तो डालनी ही है। आपको पता चला किसी को कुत्ते ने काटा, उसको 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, दवा तो देनी ही है, लेकिन जितनी जल्दी मिलेगी उतना अच्छा है, ठीक वो उतनी ही जल्दी होगा। अभी काटा अभी दे दो, शाम तक ठीक हो जाएगा, घाव पूरा भर जाएगा, 1 दिन ही लगता है। और देर में डालेंगे तो कैसे डालनी है ये दवा, देर हो गई, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तो फिर आधा घंटे मत करना। सुबह 1 बूंद देना, दोपहर को 1 बूंद और शाम को 1 बूंद, वही 3 बूंदें देनी है उसको। नहीं कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना, खाना पीना भी करेगा। तो ज्यादा पुराना हो गया तो सुबह 1 बूंद देगा, दोपहर को और 1 शाम को। ये सुबह सुबह शाम में खाना पीना कर पाएंगे, वो आधा घंटे में खाना पीना नहीं होगा। आधा घंटे में इसलिए दी जा रही है कि आपको खाने पीने से रोका जाए। तो 1 बूंद सुबह देखिए, दोपहर 1 शाम, बस कहानी खत्म हो गई। कितना भी पुराना हो, 15 दिन पुराना मिलते, उसकी 3 खुराक में वो भी ठीक हो। ये तो हो गया कुत्ते का। बिल्ली काटे तो भी यही काम आएगी, बिल्ली काटे, बिल्ली ने काट लिया तो भी यही काम आएगी। अब बस इतना ध्यान रखना कि बच्चे अगर हैं, बच्चों को कुत्ते ने काटा या बच्चों को बिल्ली ने काटा, तो इस दवा की 1 बूंद ही काफी है बच्चों के लिए। उनको 3 नहीं देनी, उनको 1 ही देनी है। लेकिन कैसे देनी है, 1 बूंद इस दवा की 1/4 कप पानी में डाल देना, पानी लेना 1/4 कप, उसमें ये दवा की 1 बूंद डाल देना, फिर वही पानी में से 2-2 चम्मच पानी उस बच्चे को पिलाना, 3 बार पिलाना। उसको भी चाहे तो आधा घंटे से ले सकते हैं, तत्काल काटा है तो। और देर हो गई है काटे हुए तो सुबह 2 चम्मच पानी, दोपहर को 2, शाम को। बच्चों के लिए सिर्फ 1 बूंद है दवा की काफी है, और उसको जीभ से नहीं देना है, पानी में डाल के देना है। जीभ पे क्यों नहीं देना, ये तीखी होती है, बहुत तीखी है, क्योंकि इसमें थोड़ा एल्कोहल होता है। तो बच्चे जो है ना थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, इसलिए उनको पानी में डाल देंगे। कितने भी साल का, 1 दिन का हो, उसको भी काट दिया कुत्ते ने या बिल्ली ने, तो आप ठीक है। और ये दवा उत्तर में भी काम आती है, हालांकि ये केसेस बहुत कम होते हैं। चूहे ने काट दिया, चूहा हालांकि काटता वाटता नहीं है, लेकिन फिर भी तो कर जाता है अंगूठे में, उंगली में, तो उसका नहीं आप उसको काम में ले। अब थोड़ा आगे चले, सांप ने काट दिया जी,
वैसे चूहे के पेशाब को पीने में आ जाए तो मरेंगे तो नहीं, मृत्यु तो नहीं होगी। हाँ, थोड़े एब्नॉर्मेलिटीज आएंगे तो आप उस तरह नहीं देख सकते। सांप ने काट दिया, अब सांप का काटा हुआ थोड़ा सेंसिटिव मामला होता है, कुत्ते से भी ज्यादा, बिल्ली से भी ज्यादा, क्योंकि सांप में थोड़ा जहर है और आपको मार सकता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि भारत में 550 जाति के सांप हैं, उनमें से जहर वाले से 7 या 8 ही हैं, बाकी सांपों में जहर नहीं। लेकिन मन में डर ऐसा बैठा हुआ है कि कोई भी सांप काटने तो धड़कन बढ़ जाती है कि पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा। 5.5 की जाति के सांप है, उनमें से सिर्फ 7 या 8 ही जगह है, माने वो 7 या 8 में से कोई सांप काटेगा तभी मरेंगे, बाकी के काटने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन चूंकि मन में डर है, ये एक समस्या है। तो साइकोलॉजिकली ज्यादा इसमें मेंटली ज्यादा प्रॉब्लम, तो आप आगे के डॉक्टर के पास एंटी वेनम इंजेक्शन लेगा, लेकिन आजकल ये इंजेक्शन उपलब्ध भी नहीं है, और है तो एक डॉक्टर एक इंजेक्शन का 20,000 25,000 जो उसके बिल में आए वो चार्ज आपसे करेगा। और उस समय आपको पड़ी है आदमी को बचाने की, क्योंकि आप रुपए नहीं गिनेंगे, आप तो कहेंगे भाई तू बचा, उसको ₹1,00,000 ले। ऐसी स्थिति में आप कभी घबराइए मत, कभी डरिए मत। सांप के काटने का जो जहर है वो शरीर में एकदम आदमी को नहीं मार देगा। वैसे तो जानकारी दे दूं कि सांप का जो जहर है वो प्रोटीन है, एक खास तरह का प्रोटीन है, और वो प्रोटीन डाइजेस्टेबल नहीं है, इसलिए आदमी मर जाता है। अगर वो डाइजेस्टेबल हो तो बिल्कुल मरने की संभावना है। और सांप का जहर उसके 2 दांतों में रहता है, 7-8 जाति के सांप है, उनमें सबसे ज्यादा जो जहर है उसका नाम है रफल्स वाइपर। एक सांप होता है रफल्स वाइपर, वो कैसा होता है, उसको चलते समय आप पहचान सकते हैं, वो हमेशा 8 की शक्ल में चलता है, ऐसे 8 का बना क्या अंग्रेजी ऐसे। हर बार उसकी एक माने आगे का हिस्सा पीछे के हिस्से से जरूर खड़ घिसता रहता है और बहुत तेज आवाज आती है उसकी चलने में। वो सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा आवाज करके चलता है। सावधान रहो, दूर रहो, बहुत तेज साउंड आती है उसकी, शरीर घिसता है। रफल्स वाइपर है, ये बहुत होता है, तमिलनाडु में बहुत है, कर्नाटक में भी है, आंध्रा में भी है। रफल्स वाइपर बहुत है, ये काट ले तो सबसे जल्दी मृत्यु होने की संभावना है। जहर इसका बहुत तीखा है। वैज्ञानिकों ने परीक्षण से बताया कि 3 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रहने देता है इसका जहर, 3 घंटा ही है आपके पास। तो ऐसे सांप के बारे में ध्यान रखें। जो सांप ऐसे ऐसे चल रहा हो, 8 का अंक बनाते हुए, समझ लो रफल्स वाइपर। और इसका बांधपन नहीं होता, मुंह बहुत पतला है, ऐसे काटता है, हल्के से टच कर दिया तुरंत जहर है। तो ऐसे सांप को कैसे कंट्रोल करेंगे, जहर उसका है तो एक ही दवा है। और मैं 2-4 और नाम बता दूं। रफल्स वाइपर करेक्ट, ये काटता है तो ये आदमी के बचने की संभावना है। एक है कोबरा 3rd पोजीशन पर है, जहरीले सांपों में 3 नंबर है कोबरा। एक किंग कोबरा होता है, एक सामान्य कोबरा होता है। ऐसे जो 7-8 जाति के सांप हैं, तो आप इतना याद रखिए कि जहरीला सांप काटा। अब जहरीला सांप काटा तो सिम्टम क्या होगा, जो जहरीला नहीं है उसका सिम्टम क्या होगा, जहरीला है तो क्या होगा, ये ध्यान। जहरीला सांप काटेगा तो जहां काटेगा वहां सूजन बहुत आएगी, तो एक इमीडिएट सूजन है। और आप उस सूजन से अंदाजा लगा लेंगे कि कहाँ काटा है। शरीर के जिस अंग में ज्यादा सूजन है तो जान तो यही कहीं काटा है। अब ध्यान से देखोगे तो उसमें 2 छेद नजर आएंगे आपको, सुई चुभने के जो छेद होते हैं ना, ऐसे छेद नजर आएंगे आपको सांप की काटने में, क्योंकि दोनों दांत उसके जो है ना सुई के जैसे अंदर गया और निकाल दिया, इसके लिए वो काम करते हैं। तो आप सूजन वाला इलाका ढूंढिए, अगर सूजन बहुत है तो समझ लो जहरीले सांप ने काटा। फिर आपको 2 दांत मिल जाएंगे। अब इन दोनों दांतों पे ध्यान रखना है, क्या करें इसके लिए। तो एक तो आप चाहें तो फर्स्ट एड कर सकते हैं। फर्स्ट एड कैसे कर सकते हैं, इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन डॉक्टर वाला इंजेक्शन जो खोपते हैं आपको इंजेक्शन लगाते हैं, उस इंजेक्शन की सिरिंज जहां तक जाती है उतना हिस्सा ब्लेड से काट दो।
इंजेक्शन की सिरिंज जहां तक जाती है उतना हिस्सा ब्लेड से काट दो, तो वो एक सक्शन पाइप जैसा हो गया। सक्शन पाइप का मतलब हिंदी की करो, खींचने वाला पंप। तो जहां जहां आपको दोनों दांतों के निशान दिखाई दे रहे हैं वहां पर उसको रखो, इंजेक्शन को कटा हुआ हिस्सा, और पीछे से खींच दो तो सारा जहर उसमें भर जाएगा। मेरे पास है इंजेक्शन आपने सिरिंज वाला आगे से कट कर दिया जहां पे नेडल लगाते हैं, तो उसका जो होल है उसको जहां छेद है वहां पे रख के खींचना है पीछे से, सक्शन पाइप की तरह से उसको यूज करना। तो जैसे आप खींचना शुरू करेंगे तो वैक्यूम बन जाएगा, वैक्यूम बन जाएगा। आप जानते हैं बच्चे लोग पिचकारी का इस्तेमाल करते हैं, जब होली आती है तो एक पिचकारी आती है ना, खींचते हैं फिर उसको पंप करते हैं, वैसे ही कुछ इंजेक्शन को यूज करना है। इसमें इंजेक्शन के आगे जहां निडल लगती है उसको ब्लेड से कट करना है, तो वहां पर एक होल बड़ा हो गया। उस होल को एग्जैक्टली जहां पे सांप ने काटा है, जो पॉइंट आपको दिख गया, मैंने कहा ना सूजन आएगी, लाल पड़ जाएगा, वहां पे दोनों पॉइंट उसके दिखाई देंगे, दांत के दो निशान, वहां पर आपको जो इंजेक्शन का होल है उसको रखना है ऐसे करके, और पीछे जो उसका सक्शन की तरह से काम खींचना है उसको। जैसे ही आप खींचना शुरू करेंगे तो पूरा इंजेक्शन जो है ना सिरिंज वो चिपक जाएगा। चिपक गया तो इसका माने वैक्यूम क्रिएट हो गया। फिर आसानी से जब आप खींचेंगे तो सारा ब्लड उसमें भर जाएगा, और ब्लड के साथ सारा पॉइजन भी उसमें निकल आएगा। आप एक बार खींचेंगे कुछ ब्लड निकलेगा, फिर वहां पे दूसरा वाला निशान है वहां रख के एक बार खींचेंगे फिर कुछ ब्लड निकलेगा। जब तक ब्लड निकलता रहे आप उसको खींचते रहिए, और जब ब्लड आप निकालेंगे फर्स्ट टाइम में तो आप देखेंगे वो थोड़ा ब्लैकिश होगा ब्लड, उसका रंग डार्क होगा, ब्लैकिश होगा, तो समझ लीजिए इसमें पॉइजन मिक्स हो चुका है, पॉइजन मिक्स हो चुका है। तो जब तक वो ब्लैकिश और डार्क रेड कलर का ब्लड निकलता है 2-3 बार में आप खींच लीजिए, उतने में ही सारा पॉइजन निकल जाता है। क्योंकि सांप जो पॉइजन छोड़ता है ब्लड में वो कुछ ज्यादा नहीं होता है, 0.5 मिलीग्राम के आसपास होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उसके दांत में इससे ज्यादा रह ही नहीं सकता। तो 0.5 to 0.6 मिलीग्राम है, 2-3 बार आपने ब्लड खींच लिया उसमें निकल गया। जैसे ही आप इसको खींचेंगे तो पेशेंट में आपको चेंजेस दिखाई दे जाएंगे, उसमें चेतना आ जाएगी, कॉन्शियसनेस आ जाएगी। सांप जब काट लेता है और उसके ब्लड में जहर आ जाता है तो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है या सेमी कॉन्शियस होता है। जैसे ही आप खींचना शुरू करेंगे उसके ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को, उसमें कॉन्शियसनेस आ जाएगी। कॉन्शियसनेस आ गई तो समझ लीजिए अब वो मरेगा नहीं। तो ये उसके लिए फर्स्ट एड का आप काम कर सकते हैं। इसी इंजेक्शन को जो मैंने आपसे कहा कहां से कट करना है, जहां आप सिरिंज का निडल लगाते हैं, जहां सुई लगाते हैं, इसी इंजेक्शन को बीच से कट कर दीजिए, एग्जैक्टली बीच से 50% इधर 50% इधर, बीच में कट कर दीजिए तो पाइप और बड़ा हो जाएगा, उसका होल जो है ना और बड़ा होगा, और उसको रख के भी खींचेंगे तो एक बार में ही सारा ब्लड खींच लेता है। बड़ा इंजेक्शन लेंगे, बड़ी सिरिंज होगी तो जल्दी काम होगा आपका। तो बड़ी सिरिंज लेकर आप इसको कर लीजिए। आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है, कोई फर्स्ट एड नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन पुराना धुराना कहीं इंजेक्शन पड़ा हुआ मिल जाए उसी के यूज से आप ये शुरू कर सकते हैं। ये फर्स्ट एड की बात है। दूसरा, एक मेडिसिन आप चाहे तो हमेशा घर में रखिए, बहुत सस्ती है, होम्योपैथी में आती है एक मेडिसिन, उसका नाम है नाजा, NAJA, नाजा। होम्योपैथिक मेडिसिन है, किसी भी होम्योपैथी शॉप में मिलेगी। NAJA नाजा, और इसकी पोटेंसी है 200 नाजा, उसके आगे लिखिए 200। ये मेडिसिन 5 मिलीलीटर खरीद के रखिए घर में, 5 मिलीलीटर सफिशिएंट है। 100 लोगों की जान इससे बच जाएगी, और इसकी कॉस्ट सिर्फ 5 ही रुपए है, 5 रुपए में ही आती है।
पटियाला में शायद थोड़े महंगे देते हैं, क्योंकि कल का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं कल एक होम्योपैथी शॉप में गया था तो वो 10 रुपए मांगता है, तो ठीक है 10 रुपए। अदरवाइज ये मेडिसिन अगर आप दिल्ली से कहीं से, जलंधर से कहीं से खरीदेंगे तो 5 ml 5 रुपीज में ही आता है। इसकी एक बॉटल भी आती है 100 ml की, वो 60 या 70 रुपए में आती है, और 100 ml की बोतल से कम 10,000 लोगों की जान आप बचा सकते हैं जिनको सांप ने काटा। और ये जो मेडिसिन है नाजा, ये दुनिया के सबसे खराब सांप का ही पॉइजन है, जिसको मैंने बोला करेक्ट का पॉइजन सबसे खराब माना जाता है दुनिया में। करेक्ट के बारे में कहा जाता है कि अगर उसने काट लिया है तो फिर भगवान ही बचा सकता है, मेडिसिन भी जल्दी काम नहीं आती। उसी का ये पॉइजन है, लेकिन डाइल्यूशन में है, डाइल्यूट फॉर्म में है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। पर आप आयुर्वेद का एक सिद्धांत जानते हैं, लोहा लोहे को काटता है। जब जहर चला जाता है शरीर में तो दूसरे जहर की मदद से ही वो बाहर आता है। तो आप इसको यूज करिए, नाजा 200 पोटेंशियल लिक्विड फॉर्म में लीजिए, डाइल्यूशन में लीजिए। अब ये देनी कितनी है, एक एक ड्रॉप उसके जीभ पे डालना है, पेशेंट के जीभ पे। एक बार डाल दीजिए, 10 मिनट बाद फिर और एक बार डाल दीजिए, और 10 मिनट बाद एक बार डाल दीजिए, बस 3 बार डाल के छोड़ दीजिए। ये पेशेंट की जिंदगी को हमेशा के लिए बचा लेगी। और मैंने आपसे कहा कि एलोपैथी में जो एंटी वेनम इंजेक्शन है वो अवेलेबल नहीं होते। आप अगर पटियाला का कोई सरकारी अस्पताल हो वहां जाके पूछे तो कहेगा नहीं अवेलेबल है, वो कहेगा चंडीगढ़ जाओ या कहेगा पीजीआई लेके जाओ। अब चंडीगढ़ आप लेके जा रहे हैं, पीजीआई लेके जा रहे हैं, वहां भी इंजेक्शन मिलेगा तो 10-15 हजार से लेके 20,000 के बीच में उसकी कीमत है, और वो 8-10 इंजेक्शन ठोक देंगे एक साथ, कभी कभी 15 तक ठोक देते हैं। इस तरह से तो आपका ₹1,00,000 तो गया, 1.5 लाख तो गया, और यहाँ सिर्फ 10 रुपए की मेडिसिन में आप उसकी जान बचा सकते हैं। इंजेक्शन जितना इफेक्टिव है, मैं इस दवा की गारंटी देता हूँ 100 टाइम्स ये मेडिसिन उससे ज्यादा इफेक्टिव इंजेक्शन की तुलना, एंटी वेनम इंजेक्शन की तुलना। तो ये जानकारी आप हमेशा याद रखिए अपने जीवन में, पता नहीं कब काम आ जाए। हो सकता है आपके ही जीवन में काम आ जाए, हो सकता है आपके फैमिली के किसी के या पड़ोसी के किसी के, ये मालूम रहे आपके पास कि ये मेडिसिन नाजा है, अवेलेबल है, होम्योपैथी की किसी भी दुकान पे आसानी से मिल सकती है। आप जाके खुद खरीद के इसको घर में रख सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में ले लीजिएगा। जब भी किसी को सांप ने काटा है, इसकी एक एक ड्रॉप 10 मिनट के अंतर पर 3 बार जीभ पे डाल दीजिए, बस इतना सा ठीक है। तो सांप के काटने का इलाज आप इससे कर सकते हैं, अपना भी दूसरों का भी। अब इसी तरह की और एक जानकारी, सांप जैसा ही कई बार लोगों को बिच्छू काट लेता है, स्कॉर्पियन, और जब दर्द होता है ना तो वो आदमी बताता है कि क्या तकलीफ है उसको, दूसरा जान नहीं सकता उसकी पेन कितनी होती है, भयंकर पेन होता है। बिच्छू ने काट लिया, अब बिच्छू काट लेगा तो क्या करें, तो ऐसी ही एक और मेडिसिन है, उसका नाम आप लिख के रखिए। उस मेडिसिन का नाम है सिलीशिया, SILICEA, SILICEA, सिलीशिया। उसके आगे पोटेंसी उसकी लिखना 200, और ये भी लिक्विड फॉर्म में रखनी है 5 ml घर में। और इस दवा को भी वैसे ही यूज करना है, एक एक ड्रॉप टंग पे 10 मिनट में 3 बार। अब बिच्छू काटता है तो क्या होता है, बिच्छू काटता है तो उसका जो डंक है ना वो उसको अंदर छोड़ देता है, वो डंक है वो पेन करता है। बिच्छू काटे और डंक को बाहर निकाल ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काट के वो जो छोड़ देता है अंदर, उसमें सारी तकलीफ आ जाती है। अब बिच्छू ने काटा तो बिच्छू क्या करता है, उसका जो डंक होता है ना उसे अंदर छोड़ देता है, काटना उसका तकलीफ दे नहीं है, वो जो डंक छोड़ दिया वो तकलीफ का कारण है। फिर वहां से उसे आती है, फिर दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि आप सहन नहीं कर पाते कई बार। तो उस स्थिति में एक दवा है, उसका नाम है सिलीशिया, SILICEA,
SILICIA। ये दवा क्या करती है? दर्द जो छोड़ा है वो जब तक निकलेगा नहीं, दर्द मिटेगा नहीं। तो ये दवा यही काम करती है कि बिच्छू का दर्द जो अंदर कितना भी घुसा हुआ हो, उसको दवा देने के 5-7 मिनट में आप देखेंगे दर्द अपने आप बाहर आए और उसको हाथ से उठा के आप देखें। इतनी पावरफुल मेडिसिन SILICIA। इसके लिए आगे लिखना है दोष, SILICIA दोष। देने का तरीका वही है, एक फूल जीप पर काट लिया है अभी तुरंत तो 15-20 मिनट में दे दो जीप का, 10 मिनट से 15 मिनट में। और ज्यादा पुराना हो गया है तो सुबह SILICIA। ये बहुत अद्भुत दवा है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये दवा बनती है बालू से, बालू होती है बालू, नदी के नीचे से जो बालू निकलती है ना, ये दवा वही है। और इसी दवा से सारे स्लीपर चिप्स बनते हैं, स्लीपर चिप्स जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं, अब तो सब बहुत सारी चीजों में। तो जिस बालू से स्लीपर चिप्स बनते हैं उसी से ये दवा होती है। और बिच्छू के काटने में सबसे ज्यादा प्रभावी अंदर से ये निकाल देती है डर को। और मैं बता देता हूँ कि बहुत बार आता है मैंने सुई से कुछ पिल रही है या मशीन चला रही है और सुई घुस गई और टूट गई है, उस समय भी यही दवा था। पिल से समय सुई घुस गई और टूट गई, अब अंदर पड़ी हुई है, उस समय भी यही दवा था। और आप सड़क पे चल रहे हैं, कांटा लग गया और कांटा अंदर घुस गया, तो भी यही दवा। कांटा लग गया अंदर घुस गया तो भी यही दवा काम आएगी। कांटे को बाहर निकाल देती है, सुई को बाहर निकाल देती है और ये बिच्छू के दर्द को सबसे तेजी से बाहर निकालती है। और उसके बाद दूसरी कोई दवा लेनी नहीं पड़ेगी। जैसे हम कई बार करते हैं ना, सुई चुप गई तो हमें लगेगा कि सबसे सीखना हो सकता है, तो हम चाहेंगे एंटी टिस्नेस इंजेक्शन और पता नहीं क्या क्या टिस्नेस का कुछ जरूरत नहीं है। SILICIA एंटी टिस्नेस है, एंटी सेप्टिक। अरे नहीं भैया, बार बार कह रहा हूँ चीज से लेनी है। काट चुक गया अगर अंदर फंस गया उसके लिए देखो, जो भी अनवांटेड थिंग जो आपके आवश्यक नहीं है अंदर घुसी हुई है, सबके लिए है। और बता देता हूँ क्या क्या काम है। चमत्कारी दवा है। किसी को गोली लग गई, बंदूक की गोली, रिवॉल्वर की गोली, पिस्टल की गोली, और अंदर फंसी हुई है और डॉक्टर बेचारा थक गया, ऑपरेशन कर रहा है, निकल ही नहीं है, जगह ऐसी है जहां निकाल भी नहीं सकता, उस समय भी यही दवा दे देगा, गोली अपने आप बाहर है। कोई भी गोली, कोई भी गोली लग गई हो, बंदूक की हो, रिवॉल्वर की हो, पिस्टल की हो, राइफल की हो, अंदर फंसी हुई हो, निकल गई तब तो ये दवा कुछ काम की नहीं। गोली फंसी हुई है अंदर, छर्रे फंसे हुए, छर्रे होते हैं ना, तो कट्टे वाले छर्रे, कट्टा एक शब्द है, आपको समझे? कट्टा बिहार के लोग समझते हैं, कट्टा उत्तर प्रदेश वाले, मैंने रिवॉल्वर का देशी रूप है कट्टा, उसमें छर्रे फंसते हैं, 2-3 पर्याप्त। तो गोली अंदर फंस गई है, उसके लिए भी यही दवा था। पावर उसमें 200। हाँ, मधुमक्खी का डंक है तो यही काम है। मधुमक्खी ने काटा, उसका डंक फंसा तो भी यही दवा है। बिच्छू ने काटा, उसका डंक फंसा तो भी ये दवा है। सुई टूट के घुसी है अंदर तो भी ये दवा है। कांटा अंदर चुप गया है तो भी यही दवा है। हर चीज जो बाहर से अंदर गई है और काम की नहीं है शरीर के, उन सबको निकालने वाली ये दवा है। कोई एक्सपायरी नहीं, कोई एक्सपायरी नहीं जी। लेकिन अगर अंदर फंसा हुआ हो तो, नहीं फंसा हुआ है तो दूसरी दवा है, फिर वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो अंदर कुछ लग गया, लोहा लग गया, सुई लग गई, कांटा लग गया, डंक लग गया, गोली लग गई, बम मारा किसी ने आपको, कल्पना को, और बम के छर्रे अंदर घुसे हुए तो भी हो जाए। और एक काम में ये दवा है, इसको तो आप जरूर अंदर लाइन करके लिखना पड़ेगा। किसी को बहुत तकलीफ हो जाती है, बहुत तकलीफ हो जाती है,
6 दिन 7 दिन 10 दिन से संडास नहीं हो रही है, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, और वो बेचारा हर बार टॉयलेट जाता है और बाहर आ जाता है, स्प्रिंग हो या बच्चा भी अंदर जा रहा है कि मुझे संडास आने वाली है, टट्टी आने वाली है, लेकिन बाहर आ गया, आई नहीं। ऐसी कंडीशन में इसी दवा को एक फूल जीप पे डाल देना, 10-10 दिन पुरानी संडास को खल बिल्कुल निकाल देना, 20 मिनट में ही लगता, एकदम पानी होकर सारा की टट्टी निकल जाए। और बताया किस कंडीशन में होता है, कैंसर पेशेंट को अक्सर ये होता है, कॉन्स्टिपेशन इतना हो जाएगा कैंसर की कंडीशन में, क्योंकि जो दवा दी जाती है ना कैंसर के लिए वो कॉन्स्टिपेशन लाती है, तो अक्सर उनकी टट्टी हो जाती है, बड़ी हाथ एकदम बंद हो जाती है। उस स्थिति में भी एक दवा काम आती है, फिलिशिया, मात्रा वही 200, एक फूल जीत बस 3 बार से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, है जी। कोई रिएक्शन होगा तो मैं खुद बताऊंगा। हाँ, तो भी ये दवा निकालेंगे। कोई भी अनवांटेड चीज है जो आपके शरीर के काम की नहीं है और फंसी है कहीं भी, बच्चों में सिक्का निकल गया, छोटे छोटे सिक्के होते हैं ना, कई बार आप तो वो चलते हैं सिक्के, लेकिन बहुत पहले होता है पत्थर का टुकड़ा ही निकल लिया उन्होंने, अब उनको कुछ पता नहीं, वो तो खेल रहे हैं मस्ती में, कान में डाल दिया पत्थर का टुकड़ा। अब आपको निशान डॉक्टर फिलिशिया की 3 खुराक दीजिए, वो अपने हाथ की मिलेगा, कान में पत्थर डाल दिया। कई बार बच्चे कान में गेहूं का दाना डाल लेते हैं, कान में बाजरी डाल दी उन्होंने, मक्खी डाल ली, क्योंकि वो तो ऐसे ही है भाई, बोले वाले चीजें का तो उसको मालूम नहीं है, तकलीफ करे। तो ऐसी कोई भी चीज शरीर में गई जो अनवांटेड है, जो जरूरत नहीं है आपको, बस उन सबको बाहर निकालने को एक ही दवा आपके लिए, वैसे तो 100 दवाएं हैं, लेकिन मैंने एक बताई ताकि कंफ्यूजन ना हो, आप इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा आगे चले और एक तो ऐसी दवा है बता दूं आपको, बिच्छू, सांप और ये क्या कहते हैं रेड मने चूहा, और क्या बताया था बिल्ली, बिच्छू, सांप, चूहा, बिल्ली वगैरह वगैरह, इनको तो अब कर दीजिए। थोड़ा अभी आपने सवाल पूछा, जब लगे लोहे से चोट लग गई है तो आप एंटी टिटेनस इंजेक्शन ले लें, मत लीजिए, बहुत महंगे हैं और कई बार तकलीफ भी हो। तो इसके लिए एक दवा बता देता हूं, जब लगे लोहे से कभी भी चोट लगे तो उसके लिए दवा है हाइपेरिकम, HYPERICUM, हाइपेरिकम, HYPERICUM, आगे कोई लिखना दोस्तों, हाइपेरिकम। अब आपको लग गई चोट ऐसे जो जंतु पर रंग लोहा है, खून निकला है, नहीं निकला है, इसमें कोई मतलब नहीं, यही दवा की 3 खुराक है। नहीं, वो एक्सीडेंट की बात नहीं चल रही, बिल्कुल नहीं। आपके साथ बात हो रही है लोहे से कटे हुए की या लोहे से चूड़े हुए, और वो भी ऐसा लोहा जो जंग लगा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं हो जंग लगा लेकिन लोहे से ही कटा है, तो भी ये दवा काम है, तो भी ये दवा काम है। फिर 1 ड्रॉप अगर तत्काल लगा है, ताजा है, तो आधा घंटे में, लंबी दूरी हो गई है, देर में पता चला तो तुरंत पता देना चाहिए, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं। तो आपको कोई भी इंजेक्शन देना नहीं पड़ेगा, ट्रीटमेंट, एंटीट्रीटमेंट, सर्टिफिकेट या कोई भी इंजेक्शन आपको मिलेगा। आधा घंटे वो जहर वाले संवेदनशील केस थे जिसमें मरना हर क्षण पड़ता है, इसमें इतने संवेदनशीलता नहीं है, लोग इसे कटाए, लोग इसे चोट लगी है वगैरह, उनको भी दे दो। कई बार ट्रीटमेंट इंजेक्शन नकली होता है, इंजेक्शन देने के बाद पांव कटते हैं लोगों से, ऐसी स्थिति मैंने देखी।
इस दवा का एक और याद रखना है आपको। फिलिशिया मैंने बोल दिया है, वैसे फिर रिपीट कर रहा हूँ कि टेस्टिंग फर्स्ट हो किसी भी कारण से कॉन्स्टिपेशन बहुत हो गया, रिलीज नहीं हो रहा था। चलिए मैं अभी का एक किस्सा सुनाता हूँ। 2-3 दिन पहले मेरे पास एक फोन आया। हमारे एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, सहयोगी हैं, औरंगाबाद में रहते हैं, बिहार में। उनका एक छोटा बच्चा है, उसको यही कंडीशन हो गई, बड़ी आंख उसकी स्विच हो, अब कटनी नहीं उतर रही, 4 दिन हो गया। वो औरंगाबाद के सब डॉक्टरों के पास ले जा चुके थे, फिर मुझे फोन किया। डॉक्टर कहते हैं आपको बड़ी आंख काट के निकालनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना, पेट काटना, 7-8 साल का बच्चा। मैंने उनको कहा आप ले आओ पहले तो घर, डॉक्टर के जंगल में उसको छोड़ा। तो डॉक्टर छोड़ नहीं जाए, पकड़ के बैठा, ऑपरेशन कर नहीं। ऐसे डॉक्टर हैं आजकल। आपके माता पिता पेशेंट के कह रहे हैं कि हमको ले जाना है, कैसे ले जाओ? ऐसा लगता है जैसे हॉस्पिटल में वो जेल हो गए, कैसे ले जाओगे? नहीं ले जाने। तो फिर उन्होंने झगड़ा किया, किसी तरह अपने बच्चों को छुड़ा के लाए, और डॉक्टर ने डराने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया कि ये मरने वाला है। अब माता पिता बेचारे सीधे खाते, मैंने कहा बिल्कुल नहीं मरेगा, घर ले आओ। तो ले आए, मैंने कहा ये फिलिशिया दवा है, खरीद लो। मिल गई, लाके बैठा, जीप में डालो, तो डाल दी। 2 ही बार डाली थी, तब तक फोन आ गया, गाड़ी में सब कच्चे निकल गए, टेंट में ही निकल गए। अभी एकदम हो गए हैं, नॉर्मल है, 2 ही हो गए। ऐसे 20 केस होते हैं। जब बहुत पीलिया हो जाता है ना जॉन्डिस, तब भी यही समस्या आती है, कॉन्स्टिपेशन जबरदस्त हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन का कितने भी क्रिटिकल केसेस हों, इस दवा ने सभी सॉल्व किए। और ये दवा आर्मी में बहुत यूज होती है, वो क्योंकि सैनिक जो लड़ते हैं ना सीमा पर, गोलियां अक्सर लगती रहती हैं और फंस जाती है, बहुत इस्तेमाल होती है आर्मी हॉस्पिटल में। वो ऑपरेशन टेबल पर पहले लिखाएंगे, पहले ये दवा देंगे, तो गोली निकल के अपने आप ऊपर आ जाएगी, फिर उसको उठा के डालेंगे। इस दवा ने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, साइड इफेक्ट कोई नहीं है, क्योंकि ये बनती है बालू। बालू माने नदी के तले पर। हम व्यसन छोड़ना चाहते हैं, छूटता नहीं है। बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि बार बार हमें मालूम है कि ये गुटखा खाना अच्छा नहीं है, लेकिन तलब उठ जाती है, क्या करें? बार बार लगता है कि ये बीड़ी सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, लेकिन तलब हो जाती है, तो क्या करें? हमें मालूम है कि शराब पीना अच्छा नहीं है, लेकिन तलब आ जाती है, तो क्या करें? तो आपको बीड़ी सिगरेट की तलब ना आए, गुटखा खाने की तलब ना लगे, तंबाकू खाने की तलब ना हो, शराब पीने की तलब ना हो, इसके लिए एक छोटा सा उपाय बताता हूं जो बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। पहला उपाय तो ये है कि जिनको बार बार तलब लगती है और जो अपनी तलब पर कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रण नहीं कर पाते, इसका माने उनका मन कमजोर है। और परम पूजनीय स्वामी जी कहते हैं कि मन को मजबूत बनाओ। मन को मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका है, थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ, जैसे मैं बैठा हूं, आलती पालती मार के, इसको हम सुखासन कहते हैं। आंखें बंद कर लो, दाहिनी नाक बंद कर दो और खाली बाईं नाक से सांस भरो और छोड़ो। खाली बाईं नाक से सांस भरो और छोड़ो, बाईं नाक से सांस भरो और छोड़ो। जिसको हम लोग चंद्र नाड़ी कहते हैं, उसको सक्रिय कर दो। जितनी ज्यादा सक्रियता आपके चंद्र नाड़ी की होती जाएगी, मन की शक्ति आपकी अपने आप बढ़ती चली जाएगी और आप इतने संकल्पवान हो जाएंगे जो आसानी से कोई भी बात ठान लेंगे तो उसको बहुत आसानी से कर डालेंगे। ये एक तरीका है, बहुत आसान है, ये भी प्राणायाम का ही तरीका है। दूसरा एक तरीका है कि आपके घर में एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसको आप सब जानते हैं और पहचानते हैं। हम उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं लोगों का व्यसन छुड़वाने में, और उस औषधि का नाम है अदरक। अदरक हम सबके घर में है। इस अदरक के टुकड़े कर लो छोटे छोटे, उसमें नींबू निचोड़ दो, थोड़ा सा काला नमक मिला लो और इसको धूप में सुखा लो, सूरज की धूप में इसको सुखा लो। सूखने के बाद जब इसका पूरा पानी खत्म हो जाए, ये अदरक के टुकड़े हमेशा अपनी जेब में डाल के रखो। जब भी दिल करे
कि तंबाकू खानी है, गुटखा खाना है, बीड़ी सिगरेट पीनी है, तो आप एक अदरक का टुकड़ा निकालो, मुंह में डालो, उसका चूसने का काम शुरू कर दो। और ये अदरक ऐसी अद्भुत चीज है, इसको दांत से काटो मत, तो सवेरे से शाम तक ये मुंह में आपके सुरक्षित रहता है। इसको चूसते रहो, आपको गुटखा खाने की याद ही नहीं आएगी, आपको बीड़ी सिगरेट पीने की तलब ही नहीं आएगी, और दारू की तलब भी छूट जाएगी। बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर से बता देता हूं, अदरक ले लो, छोटे टुकड़े कर लो, नींबू निचोड़ लो, फिर उसमें काला नमक मिला लो, धूप में सुखा लो, सुखाने के बाद वो तैयार हो गया। तैयार होके इसको जेब में रखो, पुड़िया बना के रखो, डिब्बी में रखो, जैसे भी है जेब में रखो। जब दिल में तलब उठे, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना, गुटखा खाना, एक गुटखा माने एक टुकड़ा इस अदरक का निकाल के जीभ पे रखो, चूसना शुरू कर दो। जैसे ही वो रस आपके लार में घुलना शुरू हो जाएगा, आप देखना इसका चमत्कारिक असर होगा। आपको फिर गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू याद ही नहीं रहेगी। सवेरे से शाम तक चूसते रहो, और जो 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगातार कर लिया, तो हमेशा के लिए व्यसन आपका छूट जाएगा। आप बोलेंगे ये अदरक में ऐसी क्या चीज है? ये अदरक में एक रासायनिक तत्व है जिसको हम रसायन शास्त्र की भाषा में, केमिस्ट्री में कहते हैं सल्फर। अदरक में सल्फर बहुत अधिक मात्रा में है। जब हम अदरक चूसते हैं तो वो सल्फर है जो अदरक का निकल के हमारी लार के साथ मिलके अंदर जाने लगता है। और ये सल्फर जब खून में घुलने लगता है तो ये सल्फर कुछ ऐसे शरीर में हार्मोन्स को, कुछ ऐसे अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है जो व्यसन नहीं करने के लिए आदमी को प्रेरित करती है। जो विज्ञान की रिसर्च है आज तक सारी दुनिया में, वो ये कहती है कि कोई भी आदमी व्यसन के अधीन जब जाता है तब जब सल्फर की मात्रा उसके शरीर में बहुत कम हो जाती है, तो उसको बार बार तलब लगती है, बीड़ी की, सिगरेट की, गुटखे की, तंबाकू की। तो सल्फर की मात्रा आप पूरी कर दो बाहर से, ये तलब खत्म हो जाती है। इसका मैंने हजारों लोगों पर परीक्षण किया है और बहुत अच्छे सुखद परिणाम है। बड़ी आसानी से बिना किसी खर्चे के शराब छूट जाती है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि आदि सब छूट जाता है। तो आप इसका उपयोग कर लो। और इसका एक दूसरे उपयोग का तरीका बताता हूं। अदरक के रूप में सल्फर हमारे प्रकृति ने हमको भरपूर मात्रा में दिया है, बहुत सस्ता है। इसी सल्फर को होम्योपैथी की दवा के दुकान पे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप कोई भी होम्योपैथी दवा की दुकान पे चले जाओ और उस दवा बेचने वाले विक्रेता से ये कहो कि मुझे सल्फर नाम की दवा दे दो, वो दे देगा आपको, एक छोटी सी शीशी में भर के दे देगा। और सल्फर नाम की दवा होम्योपैथी में पानी के रूप में आती है, प्रवाही रूप में आती है, जिसको हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये पानी जैसी आएगी, दिखने में ऐसा ही लगेगा कि जैसे ये पानी है। वो दवा एक छोटी शीशी में ले लो। 5 मिलीलीटर दवा की शीशी 5 रुपए में आती है, और उस दवा का 1 बूंद जीभ पे डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट, फिर अगले दिन और 1 बूंद डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट, और तीसरे दिन 1 बूंद डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट। बस 3 बार अगर आपने 1-1 बूंद डाल ली तो 50 से 60% लोगों की दारू, बीड़ी, सिगरेट तो 3 खुराक में ही छूट जाती। और जो ज्यादा पियक्कड़ हैं, हाँ ऐसे भी है ना जिनकी शाम बिना पिए गुजरती ही नहीं, उसके बिना तो उनका काम चलता ही नहीं, तो उनको ये निवेदन है कि ये सल्फर नाम की दवा को हर हफ्ते 1 बार ले लिया करें। आज ले लिया, 5-6 दिन बाद फिर ले लिया, फिर 5-7 दिन बाद ले लिया। हफ्ते में 1-1 बार लेते जाएं तो 1.5-2 महीने में बड़े बड़े पियक्कड़ों की दारू छूट जाती है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों की दारू छुड़वाई है जो सवेरे सोकर उठने से पीना शुरू करते थे और रात तक सोने तक पीते रहते थे। उनकी भी दारू छूट गई है। बस इतना ही है कि 2-3 महीने का समय लगा है। तो ये सल्फर दवा अदरक में भी है, बाजार में मिलती है, होम्योपैथी की दुकान पे। अब इस दवा को जब आप खरीदोगे तो दुकानदार आपसे एक सवाल पूछेगा। वो पूछेगा कितनी ताकत की दवा दूं, कितनी पोटेंसी की दवा दूं।
तो जब आप लेना इस सल्फर को तो उस दुकानदार से कह देना 200 ताकत की दे दो, 200 पोटेंसी की दे दो। सल्फर 200, यही उसका पूरा नाम है। 200 संख्या है, सल्फर दवा का नाम। तो ये सामान्य रूप से बीड़ी, सिगरेट, शराब, दारू वगैरह वगैरह के लिए काफी है। और जो ज्यादा पीने वाले हैं, बहुत ज्यादा जिनकी दारू है, तो उनके लिए यही सल्फर की 1000 ताकत की दवा ले लेना, 1000 पोटेंसी की। तो सल्फर 200 और सल्फर 1000। और अगर आप सब ग्राम रक्षा समिति की तरफ से एक बोतल खरीद लो, इसकी बहुत सस्ती आती है। ऐसे खरीदोगे तो 5 रुपए में 5 मिलीलीटर है, और बड़ी बोतल खरीद लो 250 मिलीलीटर की या 450 मिलीलीटर की, वो 150-200 रुपए की आती है। और एक बोतल सल्फर दवा में 10,000 लोगों की शराब आसानी से छूट जाती है, मात्र एक बोतल में। और वो बोतल कितने की है? 250-250 रुपए की, और 10,000 लोगों के लिए वो काम आ जाती है। और कभी कभी इस दवा को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना हो तो एक बूंद सल्फर को पानी में डाल देना, जो पीने वाला पानी है, और वो पानी जो शराबी लोग हैं, जो पियक्कड़ लोग हैं, जो व्यसन करने वाले लोग हैं, उनको पिला देना। ये पानी में और अच्छे से काम करती है। कई बार तो मैंने ऐसा भी किया है कि एक बाल्टी पानी ले लिया, उसमें एक बूंद डाल दिया, अब वो पूरा पानी ही दवा हो गया, उसमें से एक एक चम्मच पिला दिया लोगों को, तो भी व्यसन उनके छूट जाते हैं। तो एक बता दिया मैंने आपको अदरक, उसका इस्तेमाल करना है व्यसन छोड़ने के लिए, और दूसरा बता दिया मैंने आपको सल्फर जो होम्योपैथी में है, एक 200 ताकत की, एक 1000 ताकत की। और पहली बात जो सबसे पहले मैंने बताई कि मन को थोड़ा मजबूत कर लो, तो बाईं नाक से सांस लेना, बाईं नाक से सांस निकालना 5 मिनट रोज सुबेरे भी अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन से सब तरह की कमजोरी मन की खत्म हो जाएगी और व्यसन छोड़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कभी भी किसी को मजाक नहीं करना। जैसे आप किसी को व्यसन मुक्त बनाना चाहते हैं, वो व्यक्ति बहुत दारू पीता है, ठीक है पीता है, अभी उसका कोई कमजोरी है जिसके कारण वो पीता है, तो उसको दारू से बाहर निकालना ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन कभी उसके लिए टीका नहीं करना, टिंगल नहीं करना, उसका मजाक नहीं करना। क्योंकि जैसे ही आपने टीका किया, टिंगल किया, तो आपका सारा काम व्यर्थ है। उसको ये मान के कोशिश करना कि इसको कोई बहुत बड़ी कमजोरी है शरीर में। देखिए, व्यसन जब आता है ना शरीर में, तो शरीर की कमजोरी से आता है, दुर्गुण वो नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि ये व्यसन करता है इसलिए इसमें गुण कम है। गुण की कमी नहीं होती है, वो व्यक्ति को शरीर में कुछ कमजोरी आती है। कमजोरी क्या आती है? सभी व्यक्ति के शरीर में कुछ रसायन होते हैं, कुछ धातुएं होती हैं, उनमें से कोई 1-2 रसायन कम हो गए, कोई 1-2 धातुएं कम हो गई, तो व्यक्ति दारू पीना शुरू कर देगा, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, मावा खाना शुरू कर देगा। वो सामान्य रूप से मैंने जो शोध किया है वो ये कि सभी दारू पीने वाले लोगों के शरीर में एक केमिकल, एक रसायन की बहुत कमी आ जाती है। वो रसायन का नाम है सल्फर। हिंदी और मराठी में कहते हैं गंधक, अंग्रेजी में कहते हैं सल्फर। हमारे शरीर में 16 तरह की धातुएं और रसायन हैं। कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, सल्फर है, आयरन है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, ऐसी 16 धातुएं और रसायन होते हैं। इनमें से कोई एक धातु या एक रसायन कम हुआ और दूसरा जास्ती हुआ तो व्यसन की स्थिति बनती है। लोग जब व्यसन शुरू करते हैं ना, तो हर बार ऐसा नहीं होता कि मजे में करते हैं, मौज में करते हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर 19 वर्ष की उम्र के पहले कोई व्यक्ति व्यसन शुरू करता है तो मान सकते हैं कि वो मजे के लिए कर रहा है। उसके बाद की उम्र का कोई व्यक्ति अगर व्यसन शुरू करता है तो जानने की कोशिश करो, कोई एक रसायन शरीर में बहुत कम होगा, और जब तक उस रसायन की पूर्ति नहीं होगी तब तक वो व्यसन मुक्त भी नहीं हो। उसमें होगा क्या? शुरू में आपने उसको समझाया, 1-2 दिवस समझ गया, फिर कोई दिन चुपके से जाके पी के आएगा, आपको बताएगा भी नहीं, और फिर आपको पता चला, आप बोलोगे यार तुमने फिर पी लिया, तो उसने कहा क्या करूं, मन नहीं मानता, शरीर नहीं मानता। वो मन मानता इसलिए नहीं है कि वो दारू के मदद से उसको वो रसायन की तात्कालिक पूर्ति होती है, शरीर उसकी मांग करता है। शरीर कहता है इसको पियो, इससे तुम्हारी ये कमी पूरी होती, लेकिन वो होती तात्कालिक है, परमानेंट नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को कोई औषध अगर दे दी जाए जो उसके रसायन की पूर्ति कर दे,
तो जीवन पर्यंत वो व्यसन मुक्त हो सकता है। अब वो क्या रसायन है वो जानना थोड़ा चिकित्सा विज्ञान का काम है। मैं इस पर थोड़ा शोध करता हूँ। चाय कॉफी जो लोग पीते हैं उनके शरीर में आर्सेनिक नाम के रसायन की बहुत कमी आती है, इसलिए वो बार बार चाय कॉफी। शराब पीने वालों को सल्फर गंधक की बहुत कमी आती है शरीर में, इसलिए बार बार शराब पीते हैं। बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले और हुक्का पीने वाले, इनको शरीर में फास्फोरस की बहुत कमी आती है, इसलिए वो बहुत बार उसको पीते हैं। ऐसे 16 रसायन हैं जिसकी भी कमी आएगी उसकी पूर्ति करने के लिए शरीर उसको प्रेरित करेगा, फिर जाकर वो पिएगा। तो ऐसी परिस्थिति है। तो आप अगर इसको समझ सकते हैं तो ये ध्यान रखिए कि कोई व्यक्ति अगर व्यसन कर रहा है तो उसके शरीर की कोई बड़ी भारी कमजोरी है या उसके शरीर में कोई बहुत बड़ी कमी है जिसके चलते वो ऐसा कर रहा है। कमी दूर हो जाए तो वो नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि कभी भी आप किसी भी व्यक्ति की जो इस तरह के व्यसन में फंसा हुआ है, टीका नहीं करना, मजाक नहीं करना, हंसी खिल्ली नहीं करना उसकी, क्योंकि वो उसकी कोई बड़ी कमजोरी है। वो जानबूझ के कई बार ऐसा नहीं करता है, कोई बड़ी कमजोरी के तहत करता है। तो भारत में 23 लाख संत हैं, 23 लाख इस देश में संत हैं। 23 लाख से भी जाती है, 23,80,000 और कुछ 100 में भी होंगे। ये सरकार के आंकड़े हैं। इतने साधु संत हैं, महात्मा हैं और 107 कोटि का भारत है। अगर ये कर लेते तो भारत में इतना भ्रष्टाचार, इतना अनाचार, इतनी व्यसन क्यों होती? तो साधु संत दूसरे को नहीं सुधारते, वो अपनी सेवा कराते। उनको अहंकार इस बात का है कि वो समाज को सुधारना कर रहे हैं, वो कोई समाज को सुधारना नहीं करते। ये बात मैंने बहुत बड़े बड़े संतों को कही है उनके मुंह पर कि आप तो अपनी सेवा करा रहे हैं, आपको अहंकार है कि आप समाज के लिए कर रहे हैं। समाज आपके लिए कर रहा है, आप समाज के लिए कुछ नहीं कर। तो आप में से किसी को साधु होने का नहीं है, ध्यान रखना। इस संत भी होने का नहीं है, संत और साधु कहलाने की भी जरूरत नहीं है। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारा स्थान बहुत ऊंचा है, क्योंकि हम समाज में रहते हुए कोशिश कर रहे हैं समाज को मदद करने की, अपना भी कल्याण कर रहे हैं दूसरे का। और ये जो साधु संत होते हैं वो हिमालय में चले जाते हैं, वो अपनी तपस्या करके अपना कल्याण करते हैं, देश का नहीं। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर आपने घर बनाया है, परिवार बनाया है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो कभी भी ध्यान में ये नहीं लाना कि छोड़ के जाने का। कोई कुछ नहीं कर पाता। मैंने बड़े बड़े संतों को देखा है जिन्होंने घर छोड़ दिया, वो और परेशान है। हाँ, तो मैं कहता हूँ नहीं छोड़ते तो अच्छा था, क्योंकि इधर से भी गए उधर से भी गए, दोनों तरफ से गए। तो इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने घर बसाया, परिवार बसाया, घर संसार चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, सर्विस करते हैं, खेती करते, जो करते हैं वो ईमानदारी से करते करते ये करने का है। उसको छोड़ छाड़ कर कुछ जास्ती करेंगे ये कभी नहीं करेंगे। ये आपका जो अध्यक्ष है ना, ये बहुत बार मुझे कहते हैं राजीव भाई नौकरी छोड़ने का है। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं छोड़ने का। पूछो इनको कितनी बार बोला है कि मैं नौकरी छोड़ता हूँ, अभी अगले साल संपूर्ण काम करता हूँ। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि नहीं छोड़ने का, क्योंकि मैं जानता हूँ जिन्होंने सब छोड़कर काम किया बहुत परेशान हो। इसलिए समाज के बीच में रह के हमें करना है, परिवार के बीच रह के करना है। और अगर आप परिवार समाज में रह के करते हैं तो बहुत तारीफ की बात है। सब छोड़ के तो आपके पास कुछ है ही नहीं करने। उच्च रक्त दबाव ये बहुत है गांव गांव में। उच्च रक्त दाब होता क्या है, आप सीधे से सरल भाषा में मैं समझाता हूँ कि आप किसी का नाड़ी परीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं तकलीफ आती है, चलो ठीक है। ऐसा करना कि किसी भी व्यक्ति को अगर ये शिकायत है कि मुझे भाप बहुत लगती है, सांस बहुत तेज चलती है, थोड़ा भी चलता हूँ तो बैठना पड़ता है, घाम बहुत आता है, पसीना बहुत आता है, मन में तनाव रहता है, झोंक नहीं आती, ये जितनी भी शिकायत वो करेगा तो समझ लो उसको हाई बीपी। अब नाड़ी का ये है कि आप पकड़ सको तो फिर देखो उसको 1 मिनट में अगर उसकी नाड़ी 80 के ऊपर निकल गई तो उच्च रक्त दबाव बहुत है। 72 से 80 के बीच में है तो उच्च रक्त दबाव होने की तैयारी है, और 72 और उसके आसपास है 74 तो स्वस्थ, 72-74 के आसपास, 74 तक हो तो चलेगा 1 मिनट में स्वस्थ व्यक्ति का 60 वर्ष तक। बच्चों का तो बहुत ज्यादा होता है, 80, 85, 90 तक होता है, कभी कभी 100 भी होता है। तो बच्चों के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, अभी बड़ों के लिए बात। तो उच्च रक्त दबाव है ये पता चल जाएगा। ऑप्टिमम लेवल जो है 80 तक अगर है 1 मिनट में
तो आप समझ लो कि उच्च रक्त दबाव लगभग किनारे पर है, शुरू हो सकता है। 80 के ऊपर है तो बिल्कुल पक्का है। अब उच्च रक्त दबाव है ये तो समझ में आया, उच्च रक्त दबाव होता क्या है वो भी समझ लो। हमारा जो हृदय है ना, ये शब्द जिससे बना हृदय, इससे हृदय बना। हृ माने लेना, संस्कृत शब्द हृ, और दय माने देना, लेना देना, लेना देना, यही धंधा करता है हृदय। क्या लेता है? रक्त को लेता है फिर वापस देता है, रक्त को लेता है फिर वापस देता है। फिर रक्त लेते समय दबाव पड़ता है, फिर रक्त को देता है तब भी दबाव पड़ता है। तो रक्त लेते समय जो दबाव पड़ता है वो नीचे का रक्त दबाव कहते हैं। एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। तो नीचे वाला है लेते समय और ऊपर वाला है देते समय। रक्त जहां से वो लेता है धमनियों से, तो धमनियों पे दबाव आता है, और जब देता है तब भी उन्हीं पे दबाव आता है। तो 1 मिनट में 72 बार वो लेना देना करता है। अगर 72 से ज्यादा बार कर रहा है तो उच्च रक्त दबाव की तरफ गया, और 72 से कम कर रहा है तो निम्न रक्त दबाव की तरफ गया। अब जिनको उच्च रक्त दबाव है उनकी औषध वही है, मेथी भी सबसे अच्छी औषध है, इससे अच्छी कोई नहीं। उच्च रक्त दबाव करीब परमाणु वही 2 चम्मच भी, 1 गिलास पानी, सबसे अच्छी औषध। लेने की पद्धत बता दिया, सुबह लेना है खाली पेट। इसके साथ मदद करने वाली एक औषध है जो मदद करेगी, वो है दूधी भोपले का रस। दूधी भोपला, दूधी भोपले का रस अगर इसके साथ लेंगे तो उच्च रक्त दबाव बहुत जल्दी ठीक होगा, हाई ब्लड प्रेशर नहीं। दूधी भोपले का रस हमेशा भोजन से 1 तास पहले, मात्रा कम से कम 1 गिलास दूधी भोपले का रस। और जब रस निकालेंगे ना भोपले का, तो छिलका उतारना नहीं, छिलके सहित, पानी नहीं मिलाना, बिल्कुल नहीं, सीधे रस मिक्सर में डालिए, रस निकलेगा वही पीना, क्योंकि भोपला में वैसे ही बहुत पानी आता है। 80% तो पानी है, वो नहीं, कुछ भी मिलावट नहीं चलेगा। ज्यादा से ज्यादा कुछ मिलाना हो तो काली मिर्च मिला सकते हैं, मिर्च, और कुछ नहीं मिला सकते, मीट भी नहीं, गुड़ भी नहीं। हुआ उच्च रक्त दबाव, उसकी एक ही सबसे अच्छी औषध है स्वयंपाक घर में मेथी भी, मदद करने के लिए दूधी भोपले का रस, दोनों साथ लेंगे जल्दी ठीक होता है। और जिनको उच्च रक्त दबाव है ना, उनका भी पथ्य वही है जो डायबिटीज का पथ्य है, दूध और दूध की बनी कोई चीज नहीं खाना। हाँ, अब बता रहा हूँ उसके आगे, पथ्य वही है, दूध और दूध की बनी चीजें नहीं खाना। होम्योपैथी बहुत औषधि है, कम से कम 100 है, तो आप उस 100 में कंफ्यूज हो जाएंगे। एक लक्षण में एक काम करेगी, दूसरे में एक काम करेगी, तीसरे में एक काम करेगी। अब उच्च रक्त दबाव है, पानी की प्यास बहुत है तो ब्राइनिया, उच्च रक्त दबाव है, पानी की प्यास नहीं तो बेलाडोना, उच्च रक्त दबाव है, पानी की प्यास सामान्य है तो नक्सवोमिका। इसमें 100 औषधि, इसलिए वो बता के मैं फंसाना नहीं चाहता आपको सीधी औषध बताइए, मेथी भी जिसमें कुछ सोचने का ही नहीं, और दूधी भोपले का रस। कितने दिन? कम से कम 3 महीने। ये जितनी आयुर्वेद औषधि है ना, बराबर इनको 3 महीने तक लेना अच्छा है, किसी भी रोग में। कावुड़ को छोड़कर, कावुड़ एक ऐसा रोग है जिसमें 8-10 दिन से ज्यादा औषधि नहीं लेना चाहिए, बाकी सभी में ले सकते। अभी निम्न रक्त दबाव, निम्न रक्त दबाव की सबसे अच्छी औषध है काकवी, काकवी गुड़। तो देख लो ना, 1 मिनट में अगर 72 से बहुत कम है हृदय की धड़कन, तो निम्न रक्त दबाव। निम्न रक्त दबाव वाले को भी चक्कर बहुत आते हैं, कमजोरी बहुत लगती है, लेटा रहता है तो भी कहता है मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, काम नहीं करता फिर भी कहता बहुत कमजोरी हो रही है, तो निम्न रक्त दबाव। तो काकवी जो है ना, पानी में मिला के पीना, 1 चम्मच काकवी आधा गिलास पानी, 2 चम्मच काकवी 1 गिलास पानी, गुड़ भी पी सकते हैं। और सबसे अच्छा होता है कॉफी। तो पूछ लो आप शाकाहारी हो कि मांसाहारी, अगर वो शाकाहारी है तो मत पिलाओ, कॉफी में खून नहीं है, चाय में है, कॉफी पिलाओ उसको। निम्न रक्त दबाव की सबसे अच्छी औषध कॉफी है, चाय नहीं, रोज चाय हो कॉफी हो।
लेकिन वही चीज औषध के रूप में वो लेता है तो उसको ठीक होने के लिए लगता है। अगर निम्न रक्त दबाव हो तो शुगर कम या बिल्कुल ना के बराबर तो अच्छा होता है। और निम्न रक्त दबाव वालों को कॉफी में दूध भी नहीं डालना चाहिए, स्ट्रांग कॉफी पीनी चाहिए। चाय भी औषध है निम्न रक्त दबाव की, लेकिन बस उसमें यही है कि वो शाकाहारी लोगों के लिए नहीं है, तो वो चाय हो कॉफी हो, लेकिन वही चीज औषध के रूप में वो लेता है तो उसको ठीक होने के लिए लगता है। हाँ, अगर निम्न रक्त दबाव हो तो शुगर कम या बिल्कुल ना के बराबर तो अच्छा होता है। और निम्न रक्त दबाव वालों को कॉफी में दूध भी नहीं डालना चाहिए, स्ट्रांग कॉफी पीनी चाहिए। चाय भी औषध है निम्न रक्त दबाव की, लेकिन बस उसमें यही है कि वो शाकाहारी लोगों के लिए नहीं है। मांस खाने वालों को चाय भी औषधि है निम्न रक्त दबाव का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज हुआ, उच्च रक्त दबाव हुआ, निम्न रक्त दबाव। वो तो ऑपरेटर से है तो मैं अभी दिखाता हूँ करके कैसे नापते हैं। है कोई डॉक्टर? ब्लड प्रेशर चेक करने का यंत्र है तो मांग के लाओ, देगा? या उसको बोलो, डॉक्टर को बोलो कि सबको सिखाने का है। आजकल क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ गया है, मुश्किल से 1.25 का आता है, तो वो एकदम सीधे बताता है, डिस्प्ले सीधे आ जाता है। आप उसको लगाओ, पट्टी बांधो और पंप करो हवा, तो वो सीधे ही बता देता है कि आपका उच्च रक्त इतना है दबाव, निम्न रक्त दबाव, एक ही सेकंड में बता देता है। तो वो आप चाहो तो खरीद के घर में रख लो, 125 रुपए का है। वो यही कहते हैं ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र, बीपी ऑपरेटस कहो उसको, ऑपरेटस यंत्र, ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र। उसमें ऊपर लिखा रहता है एक डायस्टोलिक माने हाई, सिस्टोलिक लो, ऐसा उसमें लिख के आता है। 72 से 74 सामान्य है, नहीं वो मत जाइए उसमें, 90 का कैलकुलेशन मत करिए, इसमें कंफ्यूजन होगा। आप सीधे नाड़ी की गिनती करिए, 1 मिनट में 72, 74, 75 तक है तो सामान्य है, 80 के ऊपर है तो हाई है, और 72 के नीचे है तो लो है। नाड़ी गिन लीजिए, ये सबसे सरल है, यंत्र से भी सरल है। और यंत्र कई बार खराब हुआ तो धोखा देता है, नाड़ी किसी की धोखा नहीं देते। तो नाड़ी पकड़ना सीख लीजिए, धीरे धीरे अपना पकड़ते रहिए। पहले तो आपको तलाशने में तकलीफ आएगी है कहाँ, तो कभी यहाँ रख के देखिए, कभी यहाँ रख के देखिए। हाँ, सामान्य रूप से ये है, मैं जहाँ हाथ रखा हूँ, 3 उंगली मेरी रखी है, ये जगह पर सबकी नाड़ी है, राइट की ही देखनी चाहिए। ये है, देखिए मेरी उंगली यहाँ रखी है, आप खुद टच करके देखिए ना, पंपिंग हो रही है, वही आपकी। तो इसको गिन लीजिए, सरल माहिती दे रहा हूँ, ये कभी झूठ नहीं बोलते। पेशेंट झूठ बोलेगा, ये नहीं झूठ बोलते। हाँ, तब नहीं, 10 मिनट बैठने दीजिए, फिर उसको कहिए कि आप दिखाओ। तो अगर आपने ये देख लिया 72 से 75 है तो सामान्य, 80 के ऊपर तो हाई ब्लड प्रेशर, 72 के नीचे तो लो, बढ़ जाता है। घबरा रहा है तो वो खुद ही बताएगा, नहीं मिला, नहीं मिला, ये है, ये जो दिख रहा है ना, ये हर एक को है ये। तो आप जो है नाड़ी से देख के चेक करेंगे ना तो धोखा नहीं आता, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट धोखा देता है। कई बार खराब हो गया तो 320 बीपी दिखा देता है, 320 में आदमी मर जाता है, लेकिन वो दिखा देता है कि आपका 320 है। अभी मेरा हुआ था बम्बई में, मैं मेरे दोस्त के घर में बैठा था, वो डॉक्टर है, तो उसने नया नया लाया, उसने कहा राजू भाई मैं खरीद के लाया अभी। मैंने कहा चलो मैं मेरा चेक करता, तो मैंने मेरे को लगाया तो हाई बीपी मेरा 320 आया, आना चाहिए 140, आ गया 320। अब बेटे कहे यार क्या हो रहा है तुमको, अभी एडमिट करना पड़ेगा आईसीयू। मैंने कहा तुम चुपचाप बैठो, मुझे कुछ नहीं हो रहा। तो फिर कहने लगा कैसे, मैंने कहा पल्स देखो मेरी, तो पल्स निकाला तो 74। तो मैंने कहा अभी समझ में आया, ये इंस्ट्रूमेंट गलती कर देता है, नाड़ी कभी गलती नहीं करती, तो इसलिए नाड़ी देखना सबसे अच्छा है। आगे हाँ, अभी आज अगर हमको कोई रोग है या हमारे गांव के लोगों को कोई रोग है तो उसकी औषध कैसे करना, चिकित्सा कैसे करना, किस रोग में क्या औषध देना, ये आज मैं बताने वाला हूँ।
और इसमें उन्हीं रोगों को मैं बताने वाला हूं जो गांव में बहुत होते हैं, क्योंकि आपको वही रोगों से 2-4 होना पड़ेगा। और मैं जो बताऊंगा वो ऐसी चिकित्सा है जो कोई भी व्यक्ति अपने घर से करे, उसके लिए भी बाजार में ही जाना पड़े उसे, ऐसी चिकित्सा। होम्योपैथी में 2 चिकित्साएं होती हैं, एक तो होती है रसायन और द्रव्य चिकित्सा। रसायन और द्रव्य चिकित्सा में जितनी भी औषधि है वो आप घर में नहीं बना सकते, वो बाजार से ही लानी पड़ती है। उसमें स्वर्ण भस्म लगती है, चांदी की भस्म लगती है, पारे की भस्म लगती है, कई तरह की पिष्टी लगती है, मोटी पिष्टी लगती है, कई तरह, तो ये घर में संभव नहीं है। तो इसलिए आयुर्वेद की वो चिकित्सा मैं किसी को नहीं बताता, क्योंकि वो कर नहीं सकते। करेंगे तो कहीं पूना जाना पड़ेगा, बम्बई जाना पड़ेगा, औषध लानी पड़ेगी, और औषध भी बहुत महंगी है। तो इसलिए आयुर्वेद की दूसरी चिकित्सा है जड़ी बूटी चिकित्सा, पेड़ पौधों से होने वाली चिकित्सा। वो सब गांव में संभव है, क्योंकि हर गांव में सभी तरह के पेड़ पौधे हैं और उससे वो चिकित्सा हो सकती है। तो उसके लिए क्या क्या रोग और क्या क्या चिकित्सा हम करें वो बताऊंगा, और थोड़ी कुछ होम्योपैथी औषध का भी बताऊंगा जो आपके बहुत काम आए। अगर आपने वही करना शुरू कर दिया तो आपका लोग सम्मान करने लगेंगे, आपका सम्मान हो गया तो फिर आपके सब काम होंगे। वो चिकित्सा इतनी अच्छी है। तो मैं एक एक रोग से शुरू करता हूं। सबसे खराब रोग जो गांव में इस समय है, बहुत गांव में है, पहले वो रोग शहर का माना जाता था, शहर के श्रीमंत लोगों में होता था, अब गरीबों में भी आ गया। वो रोग है डायबिटीज, मधुमेह। तो मधुमेह जो है, डायबिटीज जो है, इसकी चिकित्सा कैसे करना, स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए। मधुमेह की जो चिकित्सा है, जो स्वयं पाक घर से हम कर सकते हैं, उसमें 3 चीजें लगती हैं, मेथी भी, जामुन भी, जामुन और कारला, करेला, दोनों। हाँ, पूरा कारला ही चाहिए। अब इसमें करना क्या है कि जामुन का भी खरीद लीजिए, या जिसको है उसको मिलता है तो बहुत अच्छा। तो जिसको भी डायबिटीज है उसको बोलने का भाई जामुन का भी लेने का। ऐसे ही कारला के अभी आजकल सीजन है, तो 2-4 किलो, 5 किलो, 10 किलो तक खरीद के रख सकते हैं। छोटे टुकड़े उसके करना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करना और धूप में सुखाना। सुखाने के बाद उसको पीसना, पीसने के बाद तो करला जो है ना, कारला, उसको छोटे छोटे टुकड़े करना, धूप में सुखाना। खूब अच्छा सूखने के बाद पीसना आसान होता है, तो पीस लेना, तो उसका पाउडर बन गया। तो जामुन बी का पाउडर, कारला पाउडर, दोनों बराबर मात्रा में मिलाना। 100 ग्राम ये तो 100 ग्राम वो, 200 ग्राम ये तो 200 ग्राम वो, 300 ग्राम ये तो 300 ग्राम, बराबर मात्रा में मिलाना। इसको डिब्बे में भर के रखना, और इसको भोजन के आधा घंटे के बाद या भोजन से आधा घंटे पूर्व इसको खाने का है। अभी इसको खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो जामुन के बी का पाउडर और कारला का पाउडर दोनों मिला लिया है, उसमें से 1 चम्मच मुंह में डालना, 1 चम्मच समप्रमाण, नहीं मेथी बाद में। तो ये जो जामुन के बी का पाउडर, कारला के बी का पाउडर, ये दोनों मिला लिया बराबर मात्रा में। अब इसको 1 चम्मच मुंह में डालना और उसको मुंह में चूसना। सबसे अच्छा तरीका ये है, सुबह भोजन के या तो आधा घंटे पहले या तो आधा घंटे बाद। आधा घंटे बाद भी कर सकते हैं, आधा घंटे पहले भी कर सकते हैं। इसको दिन में 2 बार, जब भी भोजन करते हैं, या तो आधे घंटे पहले या, और अगर 3 बार भोजन करते हैं तो 3 बार। नाश्ता है तो नाश्ते के आधा घंटे या तो पहले या आधा घंटे बाद, भोजन के आधा घंटे पहले आधा घंटे बाद। तो ये मुंह में डालना, इसको चूसना, तो लार बनेगी, लार के साथ ही अंदर जाएगा तो सबसे अच्छा। और जो किसी को तकलीफ है तो ये पाउडर को गर्म पानी में मिला के पानी पी सकते हैं। यह एक तीसरा पद्धत है कि इसको मुंह में डालकर पीछे से भी गर्म पानी पी सकते हैं। अब मेथी बी भी मैंने बोला था, मेथी बी का क्या करने का है कि रात को मेथी बी पानी में भिगोना, 2 चम्मच, 1 गिलास पानी। कोमट होगा अच्छा है, गर्म हो और भी अच्छा है, उबाला हुआ पानी होगा तो सबसे अच्छा। ठंडे पानी में वो बराबर गलेगा नहीं और असर भी कम रहेगा। कोशिश करिए, प्रमाण वो 2 चम्मच 1 गिलास पानी। अब ये आपने भिगो के रख दिया रात को, सवेरे इस मेथी बी का पानी पीना घूट घूट, और मेथी बी को चबा के खाना। ये तो सुबह सुबह करना है, खाली पेट, सुबह सुबह खाली पेट।
ठीक है, ये 3 उपाय हैं। अगर कोई भी करेगा लगभग 3 महीने में डायबिटीज ठीक करेगा। दोनों मेथी बी को सवेरे खाना खाली पेट और भोजन के आधा घंटे पहले या आधा घंटे बाद जामुन बी का पाउडर और करेला का पाउडर दोनों मिला के 1-1 चम्मच दोपहरी और संध्या काल। हाँ, डायबिटीज में 2 होते हैं, एक होता है डायबिटीज इम्पीटस, एक होता है डायबिटीज मेलिटस। इसमें प्रकार का मतलब ये है कि एक डायबिटीज है जो आनुवंशिक है, पिताजी को था, आई को था, बाबा को था, तो बेटे को भी हो गया, बाबा के बाबा को था, उनको हो गया। ये है आनुवंशिक, ये कभी भी ठीक नहीं होता। ये क्या है, कंट्रोल होता है, ठीक नहीं होता। आप इसको बोलो कि मूल से खत्म होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए जिनको आनुवंशिक है उनको पूरी जिंदगी ये खानी पड़ेगी, जामुन की भी, करेले का पाउडर, मेथी। लेकिन जिनको आनुवंशिक नहीं है उनको ठीक होता है। आई बाबा को नहीं था और हमको हो गया है तो बराबर ठीक होता है। तो एक है आनुवंशिक, दूसरा है आनुवंशिक नहीं, तात्कालिक। एक को तात्कालिक कहते हैं, एक को आनुवंशिक कहते हैं। अब डायबिटीज क्या है ये जरा समझ लीजिए आप। रोग के बारे में अगर माहिती हो तो बहुत अच्छा है। वो ब्लैक बोर्ड आया क्या? एक चौक और ब्लैक बोर्ड ले आओ यार जरा, क्योंकि आपको ठीक से समझाना है। आप ठीक से समझ लेंगे ना तो दूसरे को समझा सकेंगे, और अगर समझ गया दूसरा आदमी तो इलाज अच्छा होगा, इलाज अच्छा होगा तो परिणाम अच्छे होंगे, तो आपका काम अच्छा होगा। ले आओ ले आओ, चौक भी है ना, इसको पूछिए दर्द कम हुआ? अभी शाम तक इसका बंद हो जाएगा, रुकना बिल्कुल। लेकिन फिर भी आप इसको एक एक्सरे करा लीजिए। ये दर्द तो अभी बंद हो जाएगा, मुश्किल से अभी 15-20 मिनट में दर्द पूरा बंद हो जाएगा। और अभी इसको अर्धा तास तक पानी नहीं पिलाना, कुछ भी नहीं, अर्धा तास नंतर। यलप्पा ये दवा रख लो, इसका बच्चे का घर देख के आओ, इसका शाम को भी इसको यही दवा देनी है, जरा घर देख लो उसका जाके। तो हाँ, आ गया ब्लैक बोर्ड आ गया। डायबिटीज क्या है तो आपको WBC माने व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिका, ठीक है। और उसको कारण को समझ में नहीं आता, क्यों नहीं आ रही है। सोने की कोशिश करता है, झोंक नहीं आती है, बेचैनी रहती है मन में, तो समझो डायबिटीज हो गया है। चौथा लक्षण इसका ये है कि उस व्यक्ति को कभी भी कोई चोट लग जाए तो जल्दी ठीक ही नहीं होती, घाव भरता नहीं जल्दी, चोट ठीक होती नहीं जल्दी, तो समझ लो कि उसको डायबिटीज है। और अगर उसको चोट लग जाए और रक्त शुरू हो गया निकलना तो रुकता नहीं जल्दी, रक्त प्रवाह सतत चालू रहता है, तो समझ लो डायबिटीज हुआ। ये 5 लक्षण से आप पता कर सकते हैं। ये कैसे पता चले? अगर शुगर लेवल बहुत हाई है तो वजन बहुत तेजी से कम होगा। वो कहेगा मेरा एक ही महीने में 4 किलो वजन गिर गया, 5 किलो गिर गया, पता नहीं चलता क्या हो गया, तो समझ लो शुगर बहुत हाई है। और थोड़ी सी भी चोट लगे और बहुत ज्यादा रक्त निकल जाए, भल 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 भल, तो समझ लो बहुत हाई डायबिटीज, शुगर बहुत हाई। और बाकी सामान्य है तो बाकी 3 लक्षण आएंगे। पानी का प्यास सतत लगेगा, जल्दी से मुंह नहीं वो माने संतोष नहीं होता पानी पीने पे कभी भी, उसको लगता अभी पानी पिया फिर पीऊं फिर पीऊं फिर पीऊं। और एक सबसे अच्छा लक्षण है कि अगर वो लघवी के लिए जाता है, मूत्र के लिए जाता है, तो जैसे ही उसने मूत्र किया तुरंत कहीं से मोंगली उसके मूत्र पे आ गए, तो समझ लो डायबिटीज पक्का। लघवी किया तो उसके लघवी पे मोंगली आ गए, तो समझ लो कि जबरदस्त डायबिटीज है। मोंगली और मोंगली तभी आते हैं लघवी पे
जब शुगर बहुत ज्यादा होती है। चक्कर आएगा, चक्कर आना जो है ना दोनों में होता है, हाई में भी होता है, लो में भी होता है, लेकिन ज्यादा चक्कर बहुत आएंगे तो बहुत कम शुगर होगा। तो चक्कर आना इसका उल्टा है। अब ये तो हाई हो गया, अगर लो है शुगर बहुत कम हो गई है तो समझ लो चक्कर बहुत आएगा, घड़ी घड़ी चक्कर आएगा, खड़े होगा, घूमेगा, वो कहेगा मैं बैठ जाऊं, अभी गिर पड़ूंगा, कमजोरी बहुत आएगी उसको, तो वो लो है। सूज आती है सबको नहीं, किसी को आएगी किसी को नहीं। सूज में मत फंसे, क्योंकि सूज जो है ना कई बार लीवर से भी आती है, तो सूज पे जाएंगे ना तो कंफ्यूजन होगा। जो परफेक्ट सिम्टम है वो यही है, चक्कर आना बहुत कम हो गया शुगर। और दूसरा, अगर बहुत जागती है तो मूत्र किया, लघवी किया तो मोंगली आ जाएंगे। और वजन कम हो रहा है बिना किसी कारण, वो बोलता मेरे समझ में नहीं आता, इतना खाना खाता हूँ फिर भी वजन कम होता जाता, भूख नहीं हो रही है ठीक से, जख्म झाले नहीं, जख्म होने पे भरता नहीं जल्दी, रक्त निकले तो बंद नहीं होता जल्दी, ये सब डायबिटीज। वो भी पता चलेगा, वो खुद ही कहेगा खूब जाड़ा है फिर भी कहेगा मेरा वजन कम हो गया 2 महीने में 3 महीने में, वो खुद ही कहेगा। डायबिटीज के पेशेंट को बराबर समझता है मेरा वजन कम हो गया। और एक सिम्टम और है, वो मैं आपको बता दूं कि जो भी ये शिकायत करे कि मैं मेरी पत्नी के साथ ठीक से नहीं रख पाता हूं संबंध, तो समझ लो उसको या तो डायबिटीज है या होने की तैयारी है। क्योंकि डायबिटीज होने पर सबसे ज्यादा अशक्ति आती है और शारीरिक संबंध रखना बहुत ही तकलीफ होता है उसके लिए, हो ही नहीं पाता, नपुंसकता आ जाती है। डायबिटीज से सबसे तेज जो बीमारी आती है वो नपुंसकता आती है। इसलिए डॉक्टर जिनको भी डायबिटीज होती है कहता है शारीरिक संबंध बंद कर दो जब तक ये ठीक नहीं होता। अब उसमें क्या होता है कि कई बार लोग बताते हैं, कई बार छुपाते हैं। स्त्रियों को भी ऐसे ही होता है, जो पुरुष को वो स्त्री को। वैसे कम शुगर है अगर आपको पता चल जाए, जैसे मैंने कहा ना चक्कर बहुत आ रहे हैं, तो ये औषध देने से पहले उसको एक परीक्षण कर लो। उसको बोलो कि जब चक्कर आते हैं तो गुड़ का पानी पी लो, गुड़ में पानी में गुड़ मिला के, थोड़ा नींबू का रस मिला के, थोड़ा नमक मिला के उसको बोलो पी लो। तो पीते ही वो कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा, तो समझ लो उसको एकदम लो शुगर है। पीते ही अच्छा लगना चाहिए उसको, तो पक्का हो जाएगा कि लो। अगर लो है तो उसको बोलो यही पीते रहो दिन में 3-4 बार, उससे भी 3-4 महीने में ठीक हो जाता है। ये कुछ भी औषधि ना दें, लो को वो नहीं देना है जो पहले बताया, मेथी का भी नहीं देना उसको, कारला नहीं देना है, जामुन का भी, वो हाई वाले के लिए है। लो वाले को सिर्फ ये देना है गुड़ पानी में मिला के, नींबू का रस और थोड़ा मीठ। उसको बोलो दिवस में 4-5 बार पियो, 6 बार पियो। मीठ बहुत थोड़ा, नींबू जास्ती, गुड़ जास्ती और पानी अच्छा। उनसे कहो कि गुड़ रखो, क्योंकि ये शक्कर से ही तकलीफ आती है। उनको कहो गुड़ रखो, नहीं तो काक भी रखो, ठीक है। अब एक मेथी नहीं देना, तब और लो हो जाएगा, तब तो मर जाएगा बेचारा। इसलिए मेथी, करेला और ये जो बोला मैं आपको जामुन का भी, ये हाई वाले को ही देना है, लो वाले को देना नहीं। आपको अगर शंका हो रही है कि उसको लो है कि हाई, तो मैंने कहा कंफर्म कर लो, ब्लड टेस्ट करे तो ठीक है, नहीं करे तो बिना ब्लड टेस्ट किए का बात बताता हूँ। उसको बोलो गुड़ का पानी पियो, नींबू डाल के, मीठ डाल के, और मुझे बताओ कैसा लगा। तो वो कहेगा यार बहुत अच्छा लगा, तो समझ लो उसको हाई नहीं है, लो है। तो फिर जैसे ही हाई है तो वो नहीं देना, मेथी नहीं देना, ये नहीं देना, ये नहीं देना। हाँ ये दे सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा कम करना। 2 या 1 गोली बहुत होता है, 3 नहीं, ये 3x, 6x, 12x तो उससे लगाने का कि वो आदमी को कितने दिनों से है। अगर तत्काल हुआ है तो 12x ठीक है, देर से है 8 साल हो गया, 5 साल हो गया तो 3x ठीक है, और बीच का है तो 6x। अब इसमें जो महत्व की बात है डायबिटीज में, सबसे महत्व की बात पथ्य। अगर पथ्य पालन नहीं किया तो डायबिटीज कभी ठीक नहीं होता। पथ्य बहुत जरूरी है। तो पथ्य क्या है? दूध की बनी कोई भी चीज नहीं खाना। मैं बता रहा हूँ, हाई शुगर जिनको है, शक्कर बहुत बढ़ी हुई है, तो दूध और दूध की बनी कोई चीज नहीं खाना। दही है, ताक है, तूप है, गाय का भी अगर खाना हो तो शाही निकालना पहले उसकी, शाही निकाल के 3 बार निकालना। 1 बार उबाला तो शाही निकाला, फिर दूसरी बार उबालना, फिर शाही निकालना, फिर तीसरी बार फिर निकलना, तब उसका दही बनाना, और वो दही का पाक बना के पी सकते हैं, दही भी नहीं। उनको ये औषध बिल्कुल बराबर ठीक कर देगी।
कभी बहुत हाई हो जाता है, कभी बहुत लो हो जाता है, उनके लिए ये औषध बराबर है। ये इनका मैं बताता हूँ क्यों खाता हूँ। पहले ये सुन लो आप कि हम कभी भी डायबिटीज के किसी भी मरीज को कुछ भी बताएं, सबसे बहुत जरूरी है बताना। उसको कहना है कि आप दूध और दूध की बनी सब चीज खाना बंद करो। मैंने तूप नहीं खा सकते, तेल ज्यादा नहीं खा सकते, चिकन ज्यादा नहीं खा सकते, तेल चिकन। हाँ, तूप अकेला नहीं, तूप के नीचे की कोई भी चीज, मक्खन है, काट है, दही है, तूप नहीं भाई, तूप के नीचे सब, तूप और तूप के नीचे सब, दूध से जो भी बनता है वो तो बिल्कुल नहीं खा सकते। और शुगर माने शक्कर माने चीनी, वो नहीं खा सकते। गुड़ खा सकते हैं, शुगर तो बिल्कुल नहीं। गुड़ खा सकते हैं, काकड़ी खा सकते हैं, शक्कर नहीं खा सकते। ये दो पक्ष बहुत जरूरी है। दूसरा पक्ष उसको है कि देर रात में वो खाना नहीं खा सकते, जिनको भी डायबिटीज है। सूर्यास्त से पहले ही खाना होना उनका। सवेरे का खाना 8-9 बजे, शाम का 5-6 बजे। ये बहुत गलत नियम है हर डायबिटीज पेशेंट को। हाँ, बिल्कुल नहीं। बाकी वो चाहे तो फल कोई भी खा सकते हैं, फल का रस ले सकते हैं, फल मीठा हो या खट्टा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आम खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, फल कोई भी ले सकते हैं। मिठाई नहीं, मिठाई माने गुड़ वस्तु, शक्कर की तो बिल्कुल नहीं, लेना हो तो गुड़ की थोड़ी ले सकते। हाँ नहीं, फल की शुगर है वो कभी भी रक्त को पातला ही करती है, घट्ट नहीं करती। ये जो कारखाने की बनी हुई शुगर है रक्त को घट्ट नहीं करती। फल के अंदर जो शुगर है, फल का रस है ना, उसमें भी शुगर है, सभी फलों में शुगर है। केले में है, आम में है, संतरे में है, चीकू में है, सभी मीठे गुड़ फलों में शुगर है। लेकिन वो शुगर रक्त को पातला रखती है क्योंकि वो भगवान की बनाई हुई है। ये शुगर कारखाने में आदमी की बनाई हुई है, वो रक्त को घट्ट करती है। खड़ी शक्कर ठीक है, लेकिन खड़ी शक्कर बनती है ना तो उसमें कुछ केमिकल नहीं है, और इसमें केमिकल ही केमिकल नहीं। खड़ी शक्कर बहुत अच्छी औषध है, बिल्कुल नहीं रहता, बनेगी ही नहीं केमिकल से खड़ी शक्कर। केमिकल डाले तो शक्कर छोटी हो ही जाती है, बड़ा रह नहीं सकते। क्रिस्टल उसका टिकने का है तो बिना केमिकल के ही टिकता। अब डायबिटीज के बारे में सब समझ में आया कि नहीं? अब प्रश्न पूछो आप, कमी शक्कर है तो उसको बोलो ना गुड़ और पानी और नींबू और मीट मिला के। हाँ, उसको कोई पक्ष नहीं है, वो भरपूर खाए, दूध खाए, दही खाए, तूप खाए, साग खाए उसको, क्योंकि रक्त उसका जरूरत से ज्यादा पातला है। जिसको शुगर कमी है ना तो रक्त जरूरत से ज्यादा पातला है, वो घट्ट करने का है थोड़ा, तो इसके लिए तूप, दूध सब। उल्टा जब होता है शुगर जब, तो वो डबल लेके जाता है। जब ये शक्कर की मात्रा ग्लूकोज अपने जरूरत से ज्यादा अंदर ले जाएगा तो ब्लड में शक्कर कम हो जाएगी, तो रक्त में कम आएगी, तपास नहीं करोगे तो ये हाइपर एक्टिव हो जाता है घोड़ा। जिनको शुगर कम है उनको हाइपर ज्यादा काम करता है, और जिनको हाई शुगर है उनको आलसी हो जाता है। मैं ठीक, हाँ। अब मैं बताता हूँ, पहले ये प्रश्न पूछ लो डायबिटीज का, ये बहुत जरूरी है आपके दिमाग में बैठना चाहिए ताकि आप किसी को बता सकें। मैंने एक उपाय बोला था कि जिंदगी में कभी भी डायबिटीज नहीं होगा अगर आप एक काम करें कि भोजन में सबसे पहले गुड़ वस्तु खाएं और अंत में खट्टी वस्तु खाने का। आम्बक जैसे ताप पीना, चिंच का पानी पी लेना, तो भोजन के नींबू का रस पी लेना, नींबू का रस पानी में नहीं, सीधे नींबू का रस। आम्बक जितनी भी चीजें हैं जैसे संतरे का रस, मौसमी का रस, दालिम का रस, नींबू का रस, केरी का रस, ये सब भोजन के अंत में। और भोजन के पहले गुड़ वस्तु, श्रीखंड है, खीर है, पेड़ा है, लड्डू है, बर्फी है, जो भी है वो सबसे पहले, ठीक है। मीठा सबसे पहले, खट्टा बाद में, तो जिंदगी में कभी भी डायबिटीज नहीं है। हाँ, बताता हूँ, ये एक उपाय हुआ ना, डायबिटीज नहीं होगा। दूसरा एक उपाय है कि चावल या भाजी पाला कभी कुकर में बना के नहीं खाना, प्रेशर कुकर, अर्थात घर से कुकर निकाल देना। कुकर में आप जो भी बना के खाएंगे डायबिटीज की तरफ लेके जाएगा।
भात भी नहीं, भाजी पाला भी नहीं, दाल भी नहीं। जो भी भोजन बनाना बिना कुकर से ही बनाना। अब उसमें आपको अपनी पत्नी को थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि उनको लगता है ये सुविधा है, जल्दी पक जाता है। ठीक है, ये दूसरा नियम है कि कुकर में कुछ बना के नहीं खाना, डायबिटीज से बचने के लिए। हाँ, ढक्कन निकाल दो और खाना उसमें वैसे पकाओ जैसे भगोने में जैसे पकता है, तो दिक्कत नहीं। हाँ, एल्यूमिनियम है वो तो खराब करेगा ही, लेकिन इतना नहीं करेगा। एल्यूमिनियम तो सभी बर्तन ही खराब हैं। एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग करें तो कम से कम 8-10 रोग आते हैं। सबसे खराब आता है अस्थमा, दमा, फिर ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकियल अस्थमा। भाजी बनाना पीतल में या कांसे में या स्टील में। जर्मन सिल्वर अगर है तो ठीक है, जर्मन सिल्वर थोड़ी महंगी है शायद। नहीं, हाँ अलग अलग है, लेकिन आप बोल के लाइए जर्मन सिल्वर का है क्या, महंगा है थोड़ा। लेकिन आप भोजन बनाए ना तो स्टील में बनाएंगे ना, स्टील के बर्तन अभी आते हैं, या तो सबसे अच्छा होता कांसे के बर्तन है बाजार में, थोड़ा महंगा है, बराबर कांसा मिलता है, पीतल भी मिलता है, चलेगा, लेकिन कांसा सबसे अच्छा। पीतल और तांबे से मिलकर बनता है कांसा, मिलता तो है यार, मेरे घर में सब है। अब मैं ढूंढ के लाया तो आप भी ला सकते। यहाँ पूना में खूब मिलता है, कई बाजार में देखा, पूना में भरपूर मिलता है, सतारा में भी मिलता है। आप बोलो दुकान वाले को तो अंदर रखे रहता है, वो बाहर लाके देगा। अच्छा, आप मानते हैं। और आपका ये जो वो बजाते ना मंजीरा, जब भजन करते झांझ, वो सब कांसा और पीतल ही है, स्टील का बन ही नहीं सकता। तो कांसे का बर्तन या पीतल का बर्तन, एल्यूमिनियम हटाइए। और एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर है, इसलिए इसको भी कम करिए। और प्रेशर कुकर का दूसरा कारण है जो डायबिटीज करता है, आयुर्वेद का एक नियम है, वो मैंने कल बताया नहीं, कि जो भोजन को सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हुआ वो सब भोजन डायबिटीज करता है। जो भोजन को सूर्य का प्रकाश नहीं मिला और पवन का स्पर्श नहीं हुआ है वो खाओगे तो जरूर डायबिटीज होगा। सूर्य प्रकाश हमेशा हर जगह रहता है, घर में रहता है, यहाँ भी सूर्य प्रकाश नहीं होता तो आप देख ही नहीं सकते। सूर्य प्रकाश है जो आप देख पाते हैं। नहीं, चपाती करके थोड़ी देर रखना चाहिए खुला, बाद में डिब्बे में पैक करना चाहिए, तो पवन भी मिल जाएगा, थोड़ा सूर्य प्रकाश भी। जिस भोजन को सूर्य प्रकाश नहीं मिला वो वही भोजन है जो प्रेशर कुकर में आप बनाएंगे, और जिसको आपने फ्रिज में रख दिया तो वही भोजन है जिसको सूर्य प्रकाश भी नहीं मिलेगा, पवन भी नहीं मिलेगा। तो ये अगर आपने खा लिया है तो आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी आप डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे और तकलीफ में फंस जाएंगे। सोलर कुकर का चलता है क्योंकि वो सब ओपन ही रहता है। हाँ, वो उसमें भी अभी 2 आने लगे हैं, एक तो एल्यूमिनियम का आता है, एक में स्टील आने लगा। तो आप अगर सोलर कुकर खरीदें तो स्टील वाला खरीदें, थोड़ा महंगा है लेकिन क्वालिटी अच्छी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि सूर्य प्रकाश नहीं। तो ये 3 बात ध्यान रखनी है, डायबिटीज होगा नहीं। एक तो आप शक्कर मत खाइए, गुड़ खाइए काफी। दूसरा, गुड़ वस्तु हमेशा भोजन के पहले खाइए, खट्टी वस्तु अंत में खाइए। और तीसरा, जिस वस्तु को पकाने में सूर्य प्रकाश नहीं मिला, पवन स्पर्श नहीं हुआ, वो मत खाइए। प्रेशर कुकर की वस्तु या रेफ्रिजरेटर, 3 उपाय जो भी करे वो डायबिटीज कभी नहीं आएगा। और आ गया तो क्या करना वो बता दिया, आयुर्वेद से क्या करना, होम्योपैथी से क्या करना, ठीक है। और जिंदगी में डायबिटीज कभी ना आए या कोई भी रोग ना आए तो अरे भाई ऊर्जा, आप इतनी चिंता मत करिए उसकी, उधर कौन करेंगे, इधर जेब से निकल रहा है आपके। तो भोजन जो है ना जल्दी ही पकेगा अगर आप ऐसा करें जैसे दाल बनाए, कल्पना करिए, तो दाल को सवेरे गर्म पानी में डाल के रखिए, 1-2 तास रहेगा, फिर उबालिए, जल्दी बनेगा। भाजी पाला का भी वही है, तो आप ऊर्जा कम कर खर्च करें, बचा सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका है डायबिटीज से बचने का, जब भी भोजन करें तो भरपूर सलाद खाइए। सलाद माने कोशंबरी, भरपूर, थोड़ा बहुत नहीं, 1 प्लेट भर के, 2 प्लेट भर के, भोजन के पहले, हाँ, पेट भर के खा लीजिए। हाँ,
कोई भी काकड़ी, गाजर, टमाटर, पत्ता गोभी, कच्ची चीजें कोई भी खाइए, कच्ची चीज खाइए ना। अब इनका प्रश्न बार बार है, आप पुरुष भी चाहें तो जिनको पेट अगर बढ़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि ये कम हो, तो आप भी 15 मिनट चक्की चला सकते हैं सुबह सुबह। आप भी चाहें तो सिलबट्टे पे चटनी बना सकते हैं। अगर आपने भी चक्की चलाई और सिलबट्टे पे चटनी बनाई तो आपकी चटनी तो बनेगी ही और आटा तो पिसेगा ही। आपका जो पेट है ये अंदर चला जाएगा, जो आपको किसी भी जिम्नेजियम की मदद से नहीं जाएगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, स्टाम्प पेपर पर आप लिखवा लीजिए मुझसे, 1000 रुपए का हो या लाख रुपए का स्टाम्प पेपर। दुनिया का हर एक डॉक्टर इस बात से सहमत है, वो बोलता नहीं, बात अलग है कि जिम्नेजियम में जाकर कभी भी किसी का पेट अंदर जाता नहीं, और थोड़े दिन के लिए गया और आपने जाना बंद किया तो ज्यादा बाहर आता है। क्योंकि जिम्नेजियम की जो एक्सरसाइजेज है और वहां जो एक्सरसाइजर रखा है मशीन, वो आपसे मेल नहीं खाती। आप पता है क्या मेल नहीं खाती? जिम्नेजियम की सभी मशीनें ज्यादा स्पीड वाली हैं और चक्की और सिलबट्टा ये स्पीड कम है, धीरे 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 धीरे। हमारी जो तासीर है वो कम स्पीड वाले उपकरणों के साथ ज्यादा है, क्योंकि हम गर्म देश में रहते हैं। गर्म देश के लोगों में आप जानते हैं स्वाभाविक रूप से वायु का प्रकोप ज्यादा होता है शरीर में। ये कल मैं और इस विस्तार से बात करूंगा। वायु माने वात, पित्त और कफ, शरीर में तीनों है। गर्म देश के लोगों में वायु का प्रकोप स्वाभाविक रूप से ज्यादा होता है। अब वायु का प्रकोप ज्यादा है तो हर चीज ऐसी करनी चाहिए जो धीमे हो। ज्यादा तेज करेंगे तो वायु और बढ़ेगी। इसलिए भारत में यह कहा गया है कि डांस करना है तो धीमे धीमे करो। इसलिए यहां के जो डांस है ना, उनके स्टेप्स, जैसे भरतनाट्यम, जैसे कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, ये सब डांस के स्टेप आप देखो स्लो है, स्लो। और यूरोप में बिल्कुल उल्टा है, ठंड बहुत है। ज्यादा ठंड के देशों में क्या होगा कि वायु बिल्कुल उल्टी स्थिति में होती है, बहुत ही कम होती है शरीर में, और पित्त और कफ बहुत बढ़े हुए होते हैं। तो वायु बढ़ानी है उनको पित्त और कफ को समान रखने के लिए, तो हर चीज वो फास्ट करेंगे। उनके डांसेस बहुत फास्ट होंगे। आप देखो रशियन बैले होता है ना, क्या फास्ट स्टेप्स वो करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए आवश्यक है। नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। तो उनका डांस फास्ट होगा, हमारा स्लो होगा। उनकी हर चीज की स्पीड फास्ट होगी, हमारी स्लो होगी। इसलिए हमने चक्की बनाई, सिलबट्टा बनाया, बैलगाड़ी बनाई, क्योंकि हर चीज हमें स्लो चाहिए। बात हमारा बढ़े नहीं, स्पीड से बात बढ़ता है, ध्यान रखिए इस बात को। बैलगाड़ी क्या है? पहिया ही तो है। मुख्य क्या है? पहिया है ना। तो पहिए का इन्वेंशन सबसे पहले भारत में ही हुआ दुनिया में, लेकिन हमने वो बैलगाड़ी में लगाया, हवाई जहाज में नहीं लगाया। हम भी चाहते तो हवाई जहाज का पहिया बना सकते थे। जिसने सबसे पहला पहिया बनाया दुनिया में वो हवाई जहाज का भी बना सकता था, लेकिन जरूरत नहीं अपने को जरूरत बैलगाड़ी की ही है, क्योंकि ये स्लो है। स्लो इसलिए कि बैल जो खींच रहा है उसके शरीर को वायु का प्रकोप ना बढ़े। हमारे यहां मनुष्य के लिए जितना सोचा गया, बैल के लिए भी उतना ही सोचा गया, क्योंकि बैल और मनुष्य बराबर है हमारे यहां, अलग नहीं है, हिस्सा है हमारा, परिवार का हिस्सा। तो बैल जब बैलगाड़ी को खींचे, अगर गाड़ी फास्ट है तो बैल को फास्ट दौड़ना पड़ेगा, तो बैल की वायु बढ़ेगी, और वायु बढ़ने से मृत्यु जल्दी होती है। तो बैल ज्यादा दिन तक जीवित रहे, आपका काम करे, इसलिए बैलगाड़ी में स्पीड स्लो रहे, इसलिए बड़ा पहिया बनाया। पहिया जितना बड़ा होगा स्पीड उतनी स्लो होगी, पहिया जितना छोटा होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ रोटेशंस होंगे ना पर मिनट, जिसको आप RPM, रोटेशंस पर मिनट, जितने ज्यादा होंगे स्पीड उतनी होगी। तो रोटेशन ज्यादा करने के लिए छोटे पहिए ही चाहिए, इसलिए हवाई जहाज में छोटे पहिए हैं। हमको स्पीड ज्यादा करनी ही नहीं है, क्योंकि वात बढ़ाना नहीं है अपने शरीर का, इसलिए हमने बैलगाड़ी का बड़ा पहिया बनाया। अब हमने बैलगाड़ी बनाई तो पिछड़े नहीं है, और उन्होंने हवाई जहाज का पहिया बनाया तो अगड़े नहीं है। उन्होंने अपनी मजबूरी का समाधान करने के लिए बनाया, हमने हमारी मजबूरी का समाधान करने के लिए बनाया। वो जो कहते हैं ना, इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नेसेसिटी।
हमारी जरूरत थी कि वात हम कम रखें अपने शरीर में और जानवरों के शरीर में, क्योंकि गर्म देशों में वात वैसे ही बहुत बढ़ता है। तो इसको कम रखने के लिए इसलिए सिलबट्टा है, धीरे धीरे चलता है। और वो जो आपके घर में है मसाला पीसने वाली मशीन, मिक्सी, एकदम फास्ट, ये यूरोप के लिए है, आपके लिए नहीं है। हमारा तो वो धीरे धीरे वाला ही अच्छा है। चक्की धीरे धीरे चलती है, यूरोप से आई हुई चक्की बिजली की जो है ना एकदम फास्ट चलती है। अब मैं जो एक बात कहना चाहता हूं, जो 4 साल से 5 साल से हम कर रहे हैं, हमारा एक केंद्र है भीलवाड़ा में, वहां हम चक्की चलाते हैं। भीलवाड़ा केंद्र हमारा भारत का सबसे अच्छा केंद्र है आज की तारीख में। आगे और कोई बन जाए चेन्नई में तो शायद भगवान सुन लेगा। भीलवाड़ा केंद्र में आप में से कोई भी राजस्थानी हो तो हमारा केंद्र जरूर देखने जाइए। भीलवाड़ा में नागौरी गार्डन है, वहां पर हमारा केंद्र चलता है। उसका नाम है स्वानंद। हमारे सभी केंद्रों का नाम स्वानंद है, हमारा ब्रांड नेम स्वानंद। तो उस केंद्र में हम चक्की चलाते हैं। चक्की चलाकर गेहूं का आटा बनाते हैं, जवारी का आटा और बाजरी का आटा, सब तरह के आटे। और वो आटा भीलवाड़ा के 100 परिवार 125 परिवार के लोग नियमित रूप से लेके जाते हैं और खाते हैं। वो 100-125 परिवारों का सारा डाटाबेस हमने बनाया है। अब वो 100-125 परिवारों को 4 साल चक्की का आटा खिला खिला के हम पूछते रहते हैं, भाई क्या हो रहा है? तो कहते हैं एसिडिटी खत्म हो गई। और क्या हो रहा है? कहते हैं जी घुटने का दर्द कम हो गया। और क्या हो रहा है? नींद अच्छी आ रही है। और क्या हो रहा है? पित्त की बीमारियां कम हो गई हैं। और क्या हो रहा है? वो कहते हैं जी ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है। तो ऐसी 28-30 बीमारियों पर हमारी नजर है और 4 साल में हर बीमारी के बारे में वो कह रहे हैं कम हो रही है, कम हो रही है, कम। मैंने कहा कुछ बढ़ रहा है? तो उन्होंने कहा आनंद बढ़ रहा है, सुख बढ़ रहा है, खुशी बढ़ रही है। क्या? बस वो चक्की का आटा खा रहे हैं और कुछ नहीं। फिर मैंने कहा कि आप माताएं जो लेके जाती हैं आटा, मैं पूछा आप बताओ जी आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? तो उन्होंने कहा ये जो चक्की का आटा, इसकी रोटी इतनी नरम होती है और वो जो बाजार का आटा लाते हैं उसकी रोटी थोड़ी ही देर में कड़क होती है। और वो कहते हैं कि हमारे घर के लोग जब से ये चक्की का आटा आया 2 रोटी ज्यादा भी खाते हैं तो शिकायत नहीं करते, और ये बाजार के आटे की 1 रोटी भी ज्यादा खाई तो पेट में गैस बनना शुरू हो जाती। माताएं ये कहती हैं। माताएं कहती हैं बच्चे भी उनकी रोटी पसंद से खाते हैं, घर के लोग भी अच्छे से खाते हैं। अब वो ये कहते हैं जी एक केंद्र से 2 कर दो, क्योंकि उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही। एक केंद्र 100 घरों का ये आटा बना पाता है रोज, क्योंकि 15-20 महिलाएं वहां चक्की चलाती हैं। हम दूसरा बनाने की सोच रहे हैं, तीसरा बनाने की सोच रहे हैं। फिर एक दिन मैंने सोचा कि ये रास्ता तो गड़बड़ है। अगर हम ऐसे केंद्र बनाते जाएं तो ये रास्ता तो गड़बड़ है। अच्छा ये है कि हर घेर में ही ये केंद्र हो जाए। इसमें तो अंत में हम कहां फंस जाएंगे? जगह जगह केंद्र बना के हम तो फंसने ही वाले हैं कि भाई अब हाथ का आटा बना के दे दो। तो ये तो हम बिजनेस में नहीं जाना चाहते। हमारा उद्देश्य ये है कि हर घर में आटा बनाने की चक्की आ जाए। तो अब हमने वहां चक्की रखवाना शुरू किया। आप ले जाओ जी, अपने घर में ये चक्की से आटा बना लो, आप भी स्वस्थ रहेंगे, घर भी स्वस्थ रहे। तो वही मेरी आपको विनंती है कि घर में चक्की वापस लाइए और सिलबट्टा भी वापस लाइए। मसाला पीसना है तो उस पर पीसिए, आपको चटनी बनानी है तो उस पर बनाइए। चटनी का स्वाद भी अच्छा होगा और उसके जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो भी अच्छे रहें। और एक छोटी सी आखिरी बात, आज के लिए समय हो गया। आखिरी बात ये है, मैं आपको विनम्रता पूर्वक जो कहना आया वो ये कि आपके रसोई में पिछले 20-25 वर्षों में जो बदलाव आया रसोई में, 20-25 वर्षों में, हमारे बीमारियों का सबसे बड़ा कारण वो बदलाव है। रसोई बीमारियों का कारण नहीं है। रसोई तो भागवत जी कहते हैं दुनिया का सबसे पवित्र स्थान, सबसे पवित्र स्थान। लेकिन उसमें बदलाव आ गया। बदलाव क्या आया? पहले चक्की होती थी, सिलबट्टा होता था, अब मिक्सी आ गई, या तो हमने कोई मशीन ले ली, और अब तो मशीनें रोटी बनाने की भी आ गई। रोटी बनाने की भी मशीन हमने ली। तो रसोई घर में जितनी हमने बदलाव लाया टेक्नोलॉजिकल, ये सब बदलाव ने हमको बीमार बनाया। माताओं को तो ज्यादा बीमार बनाया। मैंने पिछले 20 साल की जितनी रिसर्चेज हैं रसोई घर से जुड़ी हुई, इन सबको ध्यान से देखा तो पता चला कि हमने विकास के नाम पर अपने ही घर को बीमार बनाने की क्रिया शुरू की है। और रसोई घर में जितनी चीजें हैं उन्होंने महिलाओं का शरीर श्रम घटाया।
जैसे वॉशिंग मशीन आ गई, इसने आपका शरीर श्रम घटा दिया। चक्की आ गई, उसने माने बिजली की चक्की आई, उसने आपका शरीर श्रम घटाया। सिलबट्टे का शरीर श्रम आपका घटा मिक्सी के आने से। हर जो चीज आई है, ओवन आया आपके यहाँ, माइक्रोवेव ओवन आया, फिर ये फ्रिज आया, इसने आपका शरीर श्रम घटाया। और शरीर श्रम घटाने के लिए नहीं है, भागवती जी कहते हैं कि शरीर श्रम घटाने की एक ही उम्र है, 60 के बाद। जब आप 60 के हो गए तब आप शरीर श्रम कम करते जाइए। 60 साल तक तो शरीर श्रम कम करने की जरूरत नहीं, 18 से लेकर 60 साल तक शरीर श्रम चाहिए ही, शरीर श्रम चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा श्रम आप करते रहे। अब तो हमने पोछा लगाने वाला भी मशीन ले आया, झाड़ू लगाने वाला भी मशीन ले आया, रोटी बनाने वाला भी मशीन आ गया, चटनी बनाने वाला भी मशीन आ गया, रोटी को रखने वाला भी मशीन आ गया। अब सब कुछ मशीन आ गया तो आप भी मशीन ही हो जाएंगे। और आप हो गए हैं। पता है मशीन हम कैसे हो गए? जिंदगी का रस चला गया, आनंद चला गया। पहले घरों में काम करते समय जो रस था, आनंद था, वो सब चला गया। कैसे चला गया? मैंने बचपन का मुझे याद है, माताएं बहनें काम करते करते बहुत सारे गीत गाती थी, गीत गाती थी। अब वो काम ही बंद हो गया तो गीत भी बंद हो गए। अब किसी भी मां को पूछो कि 20 साल पहले बच्चे के पैदा होने पे क्या क्या गीत गाए जाते थे, याद ही नहीं है। तो अब क्या करते हैं? जो सिनेमा के गीत हैं उनका। सोयाबीन के बारे में जो आखिरी प्रश्न उन्होंने कहा, प्रोटीन के बारे में और डायबिटीज के बारे में, दुनिया में अभी ऐसा कोई। मैं 2-4 बातें ऐसी बताना चाहता हूँ जो आपकी जिंदगी के बहुत काम की हैं, आयुर्वेद से बाहर की हैं, जिनकी अब तक मैंने बताई है। मैं ये जानकारी ये देना चाहता हूँ, शायद आपने सुनी नहीं होगी, कि दुनिया में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं सब में थोड़ी थोड़ी कहीं न कहीं कोई कमी है या उनकी सीमाएं खुली हैं। पूरी टोटलिटी में, पूरी कंप्लीट सब आइडियल ऐसी कोई चिकित्सा पद्धति अभी रह नहीं पाई। शायद आज से 3000 साल पहले आयुर्वेद रहा होगा, लेकिन आयुर्वेद की आज की सीमा में, आज के हिसाब से कुछ लिमिटेशन आ गई। जैसे मैंने कहा, स्वर्ण भर आयुर्वेद की दवा हरेक से बस का नहीं, तो वहां पे लिमिटेशन। किसी से कहूँ मोदी दृष्टि ले लो तो सबसे बस की नहीं है, महंगी चीजें हैं। तो बहुत सारी महंगी चीजें जो दवाएं के रूप में, दवाओं के रूप में, वो मैं बताता नहीं। मैं मानता हूँ कि वो आयुर्वेद की आज के हिसाब से सीमा है। उस दृष्टि से उनसे भी बेहतर विकल्प मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया, अब मैं आयुर्वेद में उसका इलाज करूंगा तो समय बहुत लगेगा। ऐसा मान लो कि कम से कम 15 दिन से 21 दिन तक का समय